गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, इस क्लास के अंदर आपको दो चैप्टर कराए जाएंगे। कॉस्ट का भी वन शॉट यही मिलेगा और रेवेन्यू वाले चैप्टर का भी वन शॉट यही मिलेगा। हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट वाले चैप्टर को। आपको अगर ये दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से अपने भेजे के अंदर घुसाने हैं तो अपने आप को यह मान के चलो कि तुम एक प्रोड्यूसर हो, एक फैक्ट्री के मालिक हो। आप एक ऐसे बंदे हो जो सामान को प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो। कंज्यूमर मत मानना, अपने आप को प्रोड्यूसर मान के चलना, तब चैप्टर अच्छे तरीके से भेजे में घुसेगा। तो मान लेते हैं राज्य कि आपा एक फर्म है, एक प्रोड्यूसर है जो कोई ना कोई कमोडिटी को जरूर बना रहे हैं। मान लो हम बना रहे हैं मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन को प्रोड्यूस करने के लिए एक फर्म को बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। भाई साहब, फर्म को ख्याल रखना पड़ता है, बिजली का बिल कितना आएगा, पानी का बिल कितना आएगा, रॉ मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, लेबर की सैलरी कितनी आएगी। तो फर्म पूरा ख्याल रखती है जब उसको कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करनी होती है तो कितना कितना पैसा खर्च करना है। तो बस इस पैसे को ही हम बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हो गया खर्चा, सिंपल। फर्म का वो खर्चा जो उसने कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया है, वो सारा खर्चा चिन टपाक ठम ठम कॉस्ट बन गया। तो आसानी से कॉस्ट का लेन देन जो है वो पैसों से है, चाहे वो रॉ मटेरियल को खरीदने का खर्चा हो, चाहे दोस्त वो लेबर की सैलरी का पैसा हो, चाहे वो कोई बिल देखकर आंखें फट रही हो, लेकिन खर्चा तो खर्चा है। खर्चा इज कॉल्ड कॉस्ट। तो बहुत ही प्यारे शब्दों में सजाया गया है कॉस्ट की डेफिनेशन को। आप पेपर में लिख सकते हो, क्या लिखेंगे? कॉस्ट की डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, इट रेफर्स टू द मनी एक्सपेंडिचर incurred in the production of a commodity। कमोडिटी का मतलब सामान होता है। आप कमोडिटी लिखो, गुड लिखो, प्रोडक्ट लिखो, आउटपुट लिखो, तुम्हारे ऊपर है। incurred का मतलब होता है होना। तो किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में जो भी पैसा खर्च हुआ है, सिंपल खर्चे को ही कॉस्ट बोलते हैं राजा। कितना आसान है। अब एग्जांपल देखते हैं कि यार कॉस्ट का एग्जांपल क्या हो सकता है, कौन कौन से खर्चे एक फर्म करती है। तो ये तो सबको ही पता होता है, बस हमें लिखना सीखना है। हाँ भैया, ऐसे क्या क्या है, पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लिख देंगे। तो यहां देखोगे आप, आपको लिखा हुआ मिल रहा है, एक फैक्ट्री अपना रेंट भी पे करती है, खर्चा है। इंटरेस्ट भी पे करती है क्या? अगर एक फर्म ने लोन लिया हुआ है तो लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट भी पे करेगी, और इंटरेस्ट पे करना खर्चा ही तो हुआ। हाँ, कॉस्ट आ गया। कभी कभी लाइसेंस लेना पड़ता है। हो सकता है कि तुम ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो जिसको चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस का मतलब होता है राज्य परमिशन। परमिशन लेते हैं सरकार से, सरकार फिर कोई फीस चार्ज करती है। हाँ, सैलरी दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, टेलीफोन का बिल दे रहे हो, या फिर तुम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, या तुम टैक्स पे कर रहे हो। टैक्स बहुत सारे होते हैं, मैंने दो लिखे हैं यहां पर। एक लिखा है टैक्स ऑन प्रोडक्शन, जिसे एक्साइज ड्यूटी भी बोलते हैं, और एक जीएसटी। आपको समझाता हूं, थोड़ा सा समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा। एक्साइज ड्यूटी के पीछे बहुत सारे बच्चे पड़े होते हैं, सर ये क्या चीज है। जब हम कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं तो सरकार प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स चार्ज करती है। बोलती है सरकार, अगर तूने एक बोतल बनाई तो 1 रुपया टैक्स, 2 बोतल बनाई तो 2 रुपया टैक्स। खाली बोतल की बात कर रहा हूं मैं, राइट? हाँ, तो बोतल के प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स। अगर कोई समोसे बना रहा है तो समोसे के प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स। कोई अगर जैकेट बना रहा है तो जैकेट के प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स जो चार्ज होगा उसे एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, राइट? ठीक है। सैलरी, वेजेस, टेलीफोन बिल, ये सब मैं बता चुका हूं, ये सब खर्चे हैं जो एक फर्म करती है। लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने यहां पर दो जगह सैलरी और वेज लिखी हुई है, दो जगह टेलीफोन बिल लिखा हुआ है। इसको जरा ढंग से समझाना चाहता हूं दोस्तों। ये सारे वो खर्चे हैं जो किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको करने पड़ते हैं, राइट? अब कुछ खर्चे ऐसे हैं, आप अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन को चालू रखो या मत रखो, यानी मैं कहना चाहता हूं आप अपने आउटपुट को इंक्रीज करो या मत करो। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आपने फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है तो आपको उसका रेंट पे ही करना पड़ेगा, चाहे आप मशीन चला रहे हो या नहीं चला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, जो लैंडलॉर्ड है वो आपसे रेंट लेगा ही लेगा। आप अपने बिजनेस में प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसे मतलब नहीं है, आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो भाई बैंक तो आपसे आएगा और बोलेगा भैया मेरा इंटरेस्ट दे, मेरे को मतलब नहीं है तेरा धंधा कैसा चल रहा है, राइट? हाँ, लाइसेंस
जब सरकार से मांगने जाते हैं तो हमने प्रोडक्शन करना है नहीं करना है वो बात दूसरी है। सरकार कहती है तेरे को ये वाला धंधा करना है तो फीस देनी पड़ेगी लाइसेंस की। सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, अब जरा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। देखो जी, कंपनी के पास या फर्म के पास दो तरीके का स्टाफ हो सकता है, मतलब एम्प्लॉइज हो सकते हैं। कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो हमने नौकरी पर रखे होते हैं। अब मेरी फैक्ट्री के अंदर एक बंदा ऐसा है जो मैनेजर है। अब मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करूं या ना करूं, मेरे को उसकी सैलरी देनी है, तो उस बंदे को बोलते हैं परमानेंट स्टाफ। तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो या ना हो, परमानेंट स्टाफ की सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन कुछ बंदे मैंने ऐसे रखे हुए हैं, वो अगर काम करेंगे तो पैसा दूंगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं दूंगा। उनको पैसा दूंगा उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से, जितना माल बनाएंगे उतना उनको पैसा दे दूंगा। तो ऐसे वर्कर्स को मैं बोलता हूं टेम्परेरी वर्कर्स या कैजुअल वर्कर्स, दे आर नॉट परमानेंट, राइट। हाँ जी, तो मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन है या नहीं है, मेरे को परमानेंट स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी। अब आओ जी, टेलीफोन बिल के बारे में आपको एक बात बताता हूं। अगर तुमने टेलीफोन देखा हो, मैं मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा, वो जो ट्रिंग ट्रिंग वाला रखा नहीं होता घर में, बहुत पुराने जमाने में तो रखा ही होता था, उसकी बात करता हूं। भाई साहब, हमारे पड़ोस में एक फोन लगा हुआ था MTNL कंपनी का, गवर्नमेंट का। ये बोलते थे भैया तुम फोन करो या ना करो, 100 रुपए का बिल तुम्हारा आएगा ही आएगा। इसके बाद अगर तुम फोन करोगे तो 1 कॉल का 1 रुपया चार्ज होगा। तो एक महीने में अगर इन्होंने 5 कॉल की तो इनका बिल आएगा 105। मतलब कुछ ऐसा खर्चा है जो आप काम करो या ना करो, फोन करो या ना करो, आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मिनिमम टेलीफोन बिल। ये मिनिमम टेलीफोन बिल होता है, आज भी होता है। अगर तुमने पोस्टपेड कनेक्शन देखा हो किसी का, आप फोन करो या ना करो, उसका कुछ ना कुछ फिक्स बिल तो आता ही आता है, राइट। हाँ जी, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सर क्या बातें मार रहे हो यार। बातें नहीं मार रहा, कॉन्सेप्ट क्रैक हो गया। जो खर्चे ऐसे हो जिनका प्रोडक्शन से कोई लेन देन ना हो, यानी प्रोडक्शन बढ़े या ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चे आपको करने ही पड़ेंगे। ये खर्चे आपके फिक्स्ड हैं, इन खर्चों को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। कॉन्सेप्ट क्रैक हो गया। हाँ, इन खर्चों को बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। यस 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 गाइस, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्चे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे आप आउटपुट प्रोड्यूस करो या ना करो। आपने धंधा खोला है तो भैया ये खर्चा तो होगा ही होगा। कई बार क्या होता है, किसी बिजनेस के बुरे दिन चल रहे होते हैं भाई, उन पे काम नहीं होता, लेकिन ये खर्चे तो फिर उनके होते ही होते हैं, राइट। मिनिमम टेलीफोन बिल तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आपने टेलीफोन लगवाया है तो। कुछ बंदे ऐसे रखे हुए हैं भाई, काम करें या ना करें उनकी सैलरी देनी पड़ती है तो देनी पड़ेगी। अब मैं गवर्नमेंट ऑफिस का नाम नहीं लूंगा, बीच में मत लाना किसी चीज को, राइट। हाँ, आगे आते भैया। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, ये वाले खर्चे जो आपको हेल्प करते हैं आउटपुट को ज्यादा प्रोड्यूस करने में। ये खर्चे तुम ज्यादा करोगे तो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। ये कौन से खर्चे हैं? ये है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो आउटपुट ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक लड़की है प्रिया, उसने समोसे बनाने का बिजनेस खोला, तो वो ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करती है कभी कभी, जैसे कि आलू ज्यादा खरीद लिए, मैदे का आटा ज्यादा खरीद लिया, मसाले ज्यादा खरीद लिए। तो ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदने का मतलब वो ज्यादा समोसे बनाना चाहती है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहती है। टैक्स, जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे सरकार को उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, चाहे कोई भी वो गुड्स के ऊपर टैक्स हो। जीएसटी भी उसमें ही आ गया, जीएसटी की डिटेल यहां पर नहीं दे रहा क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में है नहीं आपके लिए। हाँ, वेजेस टू टेम्परेरी वर्कर्स, ये वो वर्कर्स हैं जिनको आप बोलते हो कि प्रोडक्शन के हिसाब से तुम्हें पैसे देंगे। अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो 1 रुपए दूंगा, 2 यूनिट प्रोड्यूस करोगे 2 रुपया दूंगा। अगर इन्होंने 500 समोसे बना दिए तो 500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 1000 समोसे बनाएंगे तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आउटपुट के साथ साथ बढ़ेंगे ये। फिर टेलीफोन बिल बियॉन्ड मिनिमम चार्जेस, मतलब मिनिमम चार्ज को हटा दो, जो बचा हुआ टेलीफोन बिल है पर कॉल के हिसाब से। 1 कॉल का 1 रुपया, 2 कॉल के 2 रुपए, 3 कॉल के 3 रुपए, ऐसे वाला, ठीक है। इन खर्चों को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। बंदा परेशान है, सर ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कातिया, ये शब्द क्यों घुसाया तुम्हारी किताब में? भाई साहब, वेरिएबल का सिंपल मतलब होता है, इसे बोलते हैं वेरिएबल का मतलब चेंजेबल। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट मतलब चेंजेबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट को चेंज कर दे। हाँ, तो भैया हमारे पास 2 तरीके की कॉस्ट है, एक हुई फिक्स्ड कॉस्ट, एक हुई वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका आउटपुट से कोई लेन देन नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के साथ साथ बढ़ेगी। अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो ये वाले खर्चे आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। और ये जो मैंने लैंग्वेज बोली है, यही डेफिनेशन है। अभी लिखकर बताऊंगा, डिफरेंस भी समझाऊंगा। मान लो, चलो भैया मान लो, एक बार मान लो, मेरी बात को मान लो। मान लो तुमने एक फैक्ट्री ली जिसका 10 करोड़ रुपए का तुम रेंट दे रहे हो। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी सोचो। 10 करोड़ रुपया तुम इंटरेस्ट दे रहे हो। ओ हो,
10 करोड़ का लाइसेंस खरीद चुके हो, ओहो हो, परमानेंट स्टाफ को भी 10 करोड़ दे रहे हो, ओहो हो, मिनिमम टेलीफोन बिल भी तुम्हारा 10 करोड़ का आ रहा है, अरे ओ माय गॉड कितना खर्चा कर दिया रे। ये खर्चा टोटल करता जरा, 10 20 30 40 50 करोड़ ऐसा खर्च है जो आपको करना ही पड़ेगा। ये टोटल किया है किस चीज का, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल है ना, तो इसको लिखते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और राज्य शॉर्ट में इसको लिखते हैं टीएफसी, टीएफसी। और यहां से एक कॉन्सेप्ट और क्रैक हो गया, बच्चा परेशान होगा यार टीएफसी क्या होता है, टीएफसी क्या होता है, टीएफसी क्या होता है। तो टीएफसी इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी सभी फिक्स्ड कॉस्ट को टोटली करना है, जैसा नाम वैसा काम, नहीं। हाँ जी, तो भैया वेरिएबल कॉस्ट में मान के चलो आपका रॉ मटेरियल 20 करोड़ का, 20 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी, 20 करोड़ का जीएसटी दे रहे हो, 20 करोड़ की वेज दे रहे हो, और 20 करोड़ का ये बिल आ रहा है अलग से, सबका टोटल कर दो 100 करोड़ रुपया आपका वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है। और वेरिएबल कॉस्ट को टोटल कर दूंगा मैं, तो वर्ड यूज कर सकता हूं दिस इज द टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और इन शॉर्ट प्यार से बहुत ही देसी घी वाले तरीके से इसको मैं टीवीसी लिख सकता हूं, टीवीसी। अगर आपको आपके पापा ने बता दिया कि सुन बेटा, सुन मेरी बिटिया, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में फिक्स्ड कॉस्ट 50 की है और वेरिएबल कॉस्ट 100 की है, तो बता फैक्ट्री में टोटल खर्चा कितना हुआ। तो तुम ऐसे ऐसे बोल देना, सर लव कौशिक सर ने बताया है खर्चा मतलब कॉस्ट, हाँ फिक्स्ड कॉस्ट 50 की, वेरिएबल कॉस्ट 100 की, तो टोटल कर दो 150 रुपया फैक्ट्री का खर्चा हुआ। कितना आसान काम है, और ये खर्चा टोटल हो गया, तो दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। इन दोनों को प्लस कर दो, जो वैल्यू तुम्हारे पास आएगी उसे बोलेंगे टोटल कॉस्ट। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट, ऐसे चेन टपाक डम करते हो सर आप, ओले बोले करते हो आप, ऐसे चालीस कॉन्सेप्ट इजी कर देते हो। इजी कर देंगे तुम्हारे लिए। अगर मैं बोलूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 50 की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100 की, इनको प्लस करके जो 150 आता है, दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को शॉर्ट में टीसी बोल देना, टिकट चेकर नहीं है रेलवे का, ये टोटल कॉस्ट है जो रिकॉर्ड करनी पड़ती है धंधा चलाते समय, ध्यान रखना पड़ता है, समझे कातिया। हाँ, तो यहां से मेरा एक फार्मूला जनरेट होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहां गेम खेलता है तुम्हारे साथ। तुमने ये फॉर्मूला जनरेट कर दिया, अब पेपर में तुम्हें इन दोनों की वैल्यू देके ये पूछ सकता है, या ये पूछ लेगा आपसे और इन दोनों की वैल्यू दे देगा। तो इस फॉर्मूले को इधर उधर घुमाओगे तो और फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां टीएफसी को अकेला कर दूं तो टीएफसी बन जाएगा टीसी माइनस टीवीसी। अगर मैं टीवीसी को अकेला कर दूं तो टीवीसी बन जाएगा टीसी माइनस टीएफसी। इतनी मैथ्स तो तुम्हें आती होगी, राइट? आगे पीछे कर रहा हूं भाई, उधर उधर इधर उधर समझते हो ना, इतना समझो तभी तो इसी क्लास में आए हो। हल्का नहीं मान के चल रहा तुम्हारा भाई, तुम्हें पूरा प्रॉपर टक्कर का मान के चल रहा है। हाँ ठीक है ना, चलो जी, मामला फिट हो गया। सर ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपने समझा दिया हमें, हाँ इसका ग्राफ भी समझा दो। ग्राफ भी समझा देंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। ये लो जी, जब जब मैं इस चैप्टर में ग्राफ बनाऊंगा तो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे लिखूंगा क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे लिखूंगा वो नाम जिसका मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं। मैं टीएफसी कर्व बनाना चाहता हूं, इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। आपको ऐसे मैं समझा देता हूं, देखो जी, टीएफसी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तुम बोलोगे ऐसा क्यों भाई साहब, ये वो खर्चा है, तुम आउटपुट प्रोड्यूस करो या ना करो, ये करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं आउटपुट लिख रहा हूं, अपनी एक फैक्ट्री है, मैं कुछ बना ही नहीं रहा, तो भी मेरे कुछ खर्चे हैं 50 करोड़ के, जो रेंट देना है मुझे, इंटरेस्ट देना है, ये होंगे ही होंगे। तुम सामान ज्यादा प्रोड्यूस करो तब भी ये खर्चा होगा, और ज्यादा प्रोड्यूस करो तब भी ये खर्चा होगा, और ज्यादा प्रोड्यूस करो तब भी ये खर्चा होगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो आपकी फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब बंधी बंधाई है, ये खर्चे होंगे ही होंगे, और जितना अमाउंट ये खर्च होता है वो शॉर्ट रन तक, यानी शॉर्ट टर्म तक वो बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है, राइट? तो टीएफसी कर्व ऐसा होता है। अगर इसको मैं डिटेल में समझाऊं तो देखो, आउटपुट अगर आप 0 प्रोड्यूस करोगे तब भी ये खर्च होगा। कितना खर्च होगा? यहां कुछ ना कुछ अमाउंट लिखा होगा, मान लो 50 लिखा है समझने के लिए। आउटपुट आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तब भी ये खर्च होगा, और ज्यादा करोगे तब भी ये खर्च होगा,
और ज्यादा करोगे तब भी ये खर्च होगा, और ज्यादा करोगे तब भी ये खर्च होगा, जितना मर्जी ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर लो तब भी ये खर्च होगा ही होगा। तो टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ बातें बोली जाती हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका आउटपुट से कोई लेन देन नहीं है, ये फिक्स्ड रहती है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन की बात बता रहा हूं बस, ठीक है। ये फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा है। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये वर्ड तुमने प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में सुना होगा, राइट, उसके ऊपर खर्चा होता है ये। और इसका कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हाँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इतनी बातें इसके बारे में कही जाती है। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। भाई साहब वेरिएबल कॉस्ट पे आते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कराया था, ये वो कॉस्ट है जो आउटपुट के बढ़ने के साथ बढ़ेगी। आउटपुट आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। और इसका डायग्राम थोड़ा स्पेशल होता है। ये लो जी, टीवीसी का डायग्राम बनाऊंगा, इधर लिख दिया और आउटपुट इधर आएगा। टीवीसी का डायग्राम बड़ा स्पेशल होता है। पहले ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों? इस चैप्टर में जितने भी कर्व कराऊंगा आपको, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट वाले कर्व छोड़ देना। सभी कर्व की शेप के पीछे कारण बनेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैं आपको इसको एंड में भी बताऊंगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं। कोई पूछेगा टीवीसी की इस वाली शेप को क्या बोलते हैं? चलो जी, टीवीसी की आपको ये वाली शेप बताते हैं, अभी समझाऊंगा डिटेल में, ध्यान रखना। चलो जी, इसको बोलते हैं इनवर्स एस, इनवर्स एस शेप्ड। शीशे में अगर इस शेप को देखोगे तो ये एस बन जाएगा, ऐसा माना जाता है। अब बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन इनवर्स एस बोल देते हैं। उल्टा एस है, ये उल्टा एस है। तो बोलते हैं आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। कोई बंदा बोलेगा सर ये डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है? ये मैं डिक्रीजिंग शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं राज्य। शुरू में जो टीवीसी है वो स्लो रेट से बढ़ता है। स्लो रेट को डिक्रीजिंग रेट बोलते हैं, स्लो स्पीड को। स्पीड स्लो है मान लो, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन दूंगा इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखोगे आप तो टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। टीवीसी की स्पीड बढ़ चुकी है ऐसे, ठीक है जी। ओके, ऐसा है क्या? हाँ जी भैया ऐसा है। अब इस शेप के ऊपर कमेंट कर देते हैं जरा ढंग से। देखो जी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने टोटल प्रोडक्ट कर्व पढ़ा होगा, जो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और फिर ये गिरता भी है। ये टीपी कर्व होता है, ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। जब मेरी कंपनी का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा, बहुत तेजी से, तो कर्व ऐसे बनते हैं। आउटपुट बहुत तेजी से आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आप रॉ मटेरियल दबा के खरीद रहे हो। जब आप आउटपुट तेजी से बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये कि आप वेस्टेज नहीं कर पा रहे, आपके रिसोर्स मस्त यूज हो रहे हैं। जब आपके रिसोर्स मस्त यूज होते हैं तो हमारी कॉस्ट बहुत स्लो बढ़ती है। कॉस्ट बहुत स्लो स्पीड से बढ़ती है। यहां मान के चलो कि आप ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हो तो रॉ मटेरियल भी आपको थोक के भाव खरीद रहे हो तो सस्ता ही पड़ेगा, तो कॉस्ट में थोड़ा सा हमारी धीरे धीरे तरक्की होगी। लेकिन दोस्त, अगर आप उस सिचुएशन में पहुंच गए हो जहां पर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है और आउटपुट आपका स्लो रेट से बढ़ रहा है। स्लो रेट से मतलब अब भैया आप इतना ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद रहे हो कि आपकी वो जो फैक्ट्री है उसके अंदर उसकी वेस्टेज ज्यादा हो रही है। वेस्टेज ज्यादा हो रही है तो कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है। क्यों? जो तुम वेस्ट कर रहे हो वो भी तो खर्चा ही है तुम्हारा, लेकिन किसी काम नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन से हम इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपको इतना कनेक्ट करना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, टीवीसी कर्व की शेप इन्वर्टेड एस क्यों होती है? आपको सीधा बोलना है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। काफी सारे बच्चों ने ये पढ़ा भी नहीं होगा, ये प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर की रेफरेंस दे रहा था। खैर इसको छोड़ो, आप काम की बात पे आओ। क्या सर पेपर में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डिफरेंस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जरा देख लेते हैं भैया। हाँ जी, देख लेते हैं। देखो दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट का आउटपुट से कोई लेन देन नहीं है, तो पहले नंबर पे डेफिनेशन आएगी फिक्स्ड कॉस्ट की। इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। ये वो कॉस्ट है जो आउटपुट में चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होगी। और इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच डायरेक्टली चेंज विद चेंज इन आउटपुट, जो आउटपुट के चेंज होने से डायरेक्टली चेंज हो जाएगी। मतलब आउटपुट के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। आउटपुट बढ़ेगा तो ये कॉस्ट भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली आउटपुट बढ़ाओगे तो खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये सिर्फ शॉर्ट रन में होती है फिक्स्ड कॉस्ट। इसके पीछे लॉजिक समझो, प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर पता होना चाहिए।
जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है बेसिकली ये फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर खर्चा होता है, और फिक्स्ड फैक्टर सिर्फ शॉर्ट रन में ही होते हैं। आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन का भी वन शॉट, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर सिर्फ शॉर्ट रन में ही होते हैं, तो ये कॉस्ट भी शॉर्ट रन में ही होती है। अब लॉन्ग रन के अंदर सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, यानी चेंजेबल हो जाते हैं, तो वहां पर ये नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट इट ऑकर्स इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट रन में भी होता है, लॉन्ग रन में भी होता है, इसलिए ये कॉस्ट दोनों जगह होती है। इट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन इट राइज विद राइज इन आउटपुट, आउटपुट बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगी, राइट। इट कैन नेवर बी जीरो, इस पॉइंट को अपने भेजे में घुसा लेना। फिक्स्ड कॉस्ट के बिना धंधा शुरू नहीं हो सकता, ये खर्चा तुम्हारा होगा ही होगा, तो ये कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। लेकिन ये जीरो हो जाएगी जब आउटपुट जीरो होगा। कैसे 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 भाई साहब, जब आउटपुट जीरो है तो मेरी टीवीसी जीरो है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा जी, चलो जी, इसके नाम पढ़ो, नाम इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इसके ये दूसरे नाम है, एंड इट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब मेन कॉस्ट। इट्स कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बना के दिखाना, दिखा देना। और इट्स कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इन्वर्टेड एस शेप, इन्वर्टेड एस शेप, ऐसे बना के दिखाना, बना के दिखा देना। एग्जांपल मैंने पीछे लिखे हुए थे, ये 7 डिफरेंस बन गए। फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल, वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल, आप ध्यान रख लेना। 7 डिफरेंस बन गए, कोई भी 4 याद कर लेना जो तुम्हें समझ में आ रहे हैं, आपका बन जाएगा हिसाब किताब। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। अब दोबारा एक वक्त आया है कि फॉर्मूला आपको, टोटल कॉस्ट होता है राजे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट का कर्व बनाना सिखाऊंगा, तो एक डायग्राम में पहले ये टीएफसी बना लो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, फिर ये टीवीसी बना लो, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। फिर जहां से टीएफसी स्टार्ट हो रहा है, यहां से पॉइंट स्टार्ट करो और टीवीसी के पैरेलल ले जाओ। जब ऐसा कर्व बनाते हैं तो उसको टोटल कॉस्ट कर्व कहते हैं। और मैथ्स में यह माना जाता है कि जब तुमने कर्व इस तरीके से स्टार्ट किया है तो इसके अंदर ये दोनों प्लस हो गए, इन दोनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट आता है। तो टोटल कॉस्ट कर्व टीवीसी कर्व के हमेशा पैरेलल होता है। बात समझना जरा, पेपर में क्या क्या आ सकता है। टोटल कॉस्ट कर्व, पहली बात तो स्टार्ट कहां से होता है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वेयर टीएफसी स्टार्ट्स, जहां पर टीएफसी स्टार्ट होती है वहीं से स्टार्ट होता है। उसके आगे टीसी कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू टीवीसी कर्व, टीसी कर्व टीवीसी कर्व के पैरेलल मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना। और जैसा कि मैं यहां से एक बात कर सकता हूं, टीएफसी को अकेला छोड़ दो तो फॉर्मूला बन जाएगा टीसी माइनस टीवीसी। तो ऐसा ही बोलते हैं, टीसी और टीवीसी का डिफरेंस टीएफसी होता है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल मतलब ऐसा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी कर्व क्या बोलते हैं उसको, उसको भी टीएफसी बोलते हैं। हाँ भैया आ जाएगा, कितनी सारी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इन दोनों के बीच का कहीं से भी डिफरेंस निकाल दो, कुछ तो वैल्यू आएगी आएगी, वो वैल्यू इतनी ही होगी हमेशा, क्योंकि ये पैरेलल है, हमेशा बराबर होगा। यहां दिख नहीं रहा बराबर, लेकिन हमेशा बराबर होता है डिफरेंस। तो अच्छा सर ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं सिखाता हूं। देखो जी, क्वेश्चन भी आपको कराता हूं। क्या लिखा है यहां पर, क्वेश्चन पढ़ो। आइडेंटिफाई टू कॉस्ट कर्व विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। ऐसे दो कौन से कॉस्ट कर्व है जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, देख लो भैया। इधर बनाया टीएफसी, ये टीवीसी, और पैरेलल जाना चाहिए टीसी। तो दो कॉस्ट कर्व सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, वो टीएफसी और टीसी है, टीएफसी और टीसी, सी वाले के साथ कर देंगे। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा सर एक और कराओ। What is the shape of TFC कर्व? TFC कर्व कैसा होता है भाई साहब, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। कहीं लिखा है, ये लिखा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा होता है। अच्छा जी, और कैसा आ सकता है, ये लो जी। कहता है ऐसी कौन सी कॉस्ट है विच इज नेवर जीरो इवन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। कहता है तुम प्रोडक्शन स्टॉप कर दो, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कभी जीरो नहीं हो सकते। जैसे कि मैं यहां बताऊं आपको, ये टीएफसी है, ये टीएफसी कर्व है, तुम्हारा आउटपुट जीरो भी हो गया ना, तो भी तुम्हें रेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो 500 रुपए का है वो सारा, वो देना ही देना पड़ेगा हमेशा। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट। समझे, यहां नाम दूसरा आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। आपको उल्लू बनाने के लिए कितनी भी स्कीम खेल सकते हैं वो, राइट। डन 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 डन। टी फैमिली हो गई, टी फैमिली में 3 लौंडे थे, टीसी टीएफसी टीवीसी, राइट। देखो जी दोबारा, ये टीएफसी कर्व है, ये टीवीसी कर्व है,
टीवीसी कर्व की शेप इनवर्स एस है और टीसी कर्व ऐसा बनता है, ये भी इनवर्स एस शेप है। इसके पीछे भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही बोल सकते हो। ये तीनों कर्व अलग अलग ऐसे बनते हैं, एक साथ बना दिए थे मैंने, एक साथ वैसे बनते हैं, आपको पता चल चुका है। अब मैं टी से तुम्हें ए फैमिली में लेकर जा रहा हूं, एवरेज वाले कॉन्सेप्ट कराऊंगा। देखो दोस्तों, मैं बताता हूं आपको, अगर मैं टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो मेरा जो टी है ना, ये ए बन जाएगा। टी का मतलब टोटल, ए का मतलब एवरेज। एवरेज, वैसे एवरेज का मतलब मीन होता है। मीन कैसे निकालते थे? टोटल करके अपॉन नंबर करते थे ना, यहां पर भी यही करना है। टोटल है कॉस्ट, नंबर ऑफ आउटपुट है। टोटल कॉस्ट को अगर मैं आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो ये टी ए बन जाएगा, सी तो सी रहेगा, एसी का फॉर्मूला हो गया। हाँ, देखा 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 देखा, दोबारा समझना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर मैं आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो ये टी ए बन जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसे ही रहेगा, टी तो ए बन गया, एफसी का एफसी रहेगा एफसी। इसकी फुल फॉर्म हो गई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। अच्छा, टीवीसी लिखा भाई, इसको आउटपुट से डिवाइड कर दो तो ये टी ए बन जाएगा, वीसी तो वीसी रहेगा। अरे सर क्या कर दिया आपने, छीन टपाक डमडम कर दिया। देखो, मैंने बोला टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। मैंने बोला दोनों साइड आउटपुट से डिवाइड कर दो। इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड अगर इक्वल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो भाई साहब ये फॉर्मूला बन जाता है एवरेज कॉस्ट का। ये जो फॉर्मूला बन जाता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, निशान कॉपी करते रहो, ये प्लस का निशान, ये फॉर्मूला बन जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये ए फैमिली के 3 कर्व निकल के मेरे सामने आए हैं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, एटीसी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटीसी लिखा हो या एसी लिखा हो, एक ही बात है। अच्छा जी, इनके डायग्राम आपको करने जरूरी है भाई। एवीसी कर्व यू शेप होता है, एसी कर्व यू शेप होता है। यू शेप का मतलब क्या होता है लव सर? यू शेप का मतलब होता है पहले ये गिरेगा फिर ये बढ़ेगा। कोई आपसे पूछे एसी कर्व की शेप कैसी होती है, आप बताना। एज आउटपुट इंक्रीज इनिशियली एसी फॉल्स देन राइज, फॉल देन राइज, इसको ही बोलते हैं यू शेप। ये भी यू शेप है। एएफसी कर्व कैसा होता है भाई? ये थोड़ा स्पेशल होता है, इसके बारे में बात करेंगे, इनको भी समझाता हूं अभी, लेकिन एक बार एएफसी पे गौर फरमा लेना। एएफसी और टीएफसी का लिंक सेट करेंगे और एक क्वेश्चन क्रैक करेंगे 3 से 4 नंबर का, उसके बाद आएंगे एसी एवीसी पे। चलो जी भैया, देखो जी, मैं बोल रहा हूं आउटपुट के बारे में एक बात, एक टेबल बनाऊंगा अपनी मर्जी से। मैंने बोला भैया यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया अभी, क्या मेरा खर्चा होगा? हम बोलेंगे जब हम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते ना तो जो खर्चा होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट वाला होगा सिर्फ, तो कुछ ना कुछ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरी यहां पर होगी। मान लो 40, ये 40 कहीं से आया नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी लेट किया, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मेरा आउटपुट 0 है और फिक्स्ड कॉस्ट 40 है, फिर मैं कह रहा हूं आउटपुट 1 2 3 4 में बढ़ाऊं तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? भाई ये तो हमेशा ही 40 रहेगी। एक बार आपको फिक्स्ड कॉस्ट पता लग गया तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन मुद्दा ये है कि मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं एएफसी, जिसका फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन आउटपुट। तो 40/0 नॉट डिफाइंड, 40/1 40। क्या कर रहा हूं मैं? टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड कर रहा हूं, टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड कर रहा हूं ताकि एएफसी की वैल्यू आ जाए। 40/2 20, 40/3 13.33, 40/4 10। अब आउटपुट तुम 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, ये हमेशा 40 ही रहेगा। चाहे तुम आउटपुट 10 करोड़ कर लो, ये 40 ही रहेगा, राइट? आप देख रहे हो एएफसी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, टीएफसी की कांस्टेंट है, एएफसी लगातार गिरता है। तो एक बात ध्यान रखना, जब आउटपुट बढ़ता है तो एएफसी फॉल करता है। ये बात बच्चे समझ चुके होते हैं, तो टीचर उल्टा क्वेश्चन पूछता है, कहता है जब आउटपुट कम होगा तो एएफसी का क्या होगा? एएफसी बढ़ेगा। मतलब बच्चों को ना रट्टा लग चुका होता है, एएफसी गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है। टीचर ने उल्टा पूछ लिया, भाई हम उल्टे चल रहे हैं, मैथ घुसा दी। मान लो आउटपुट कम हो रहा है तो एएफसी 10 13 20 40 ऐसे बढ़ता हुआ है, मैथ के हिसाब से चल पड़े, राइट? तो ये ध्यान रखना भैया, आउटपुट और एएफसी में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर मैं एएफसी कर्व बनाऊं तो एएफसी कर्व मेरा ऐसा कर्व बनता है, एएफसी कर्व, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, नीचे गिर रहा है, एएफसी की वैल्यू गिरती रहती है गिरती रहती है गिरती रहती है, और कभी भी ये एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा,
कभी भी ये वाई एक्सिस को नहीं छुएगा। एएफसी कर्व नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सिस। ये बात ध्यान रखना, ज्यादातर किताब में लिखा हुआ है एएफसी कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता। क्यों टच नहीं करता? वाई दिस कोलावेरिटी, वाई दिस, वाई दिस, वाई दिस, वाई दिस, बताओ कैसा क्यों होता है? क्योंकि राज्य मैथ बोलती है अगर तुम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को कितने भी बढ़ते हुए आउटपुट से डिवाइड कर दो, इसका आंसर कभी जीरो नहीं आएगा। 0.123 हो सकता है, 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। तो एएफसी तुम टीएफसी से ही निकाल रहे हो, और टीएफसी एक प्लस वाली कांस्टेंट वैल्यू है। अब तुम 40 को बताओ कौन से नंबर से डिवाइड करोगे कि आंसर जीरो आ जाए? कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। तो वही है, वाई बिकॉज ऑफ टीएफसी। बस इतना लिख देना कातिया, टीचर समझ जाएगा और बोलेगा वाह 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 वाह, नंबर नहीं काट सकता थारे। इस बात को ध्यान रखना। नहीं, हाँ जी। तो ये एएफसी का कॉन्सेप्ट है। एएफसी में एक कलाकारी हो रहा है, देखिएगा, एएफसी में एक कलाकारी हो रहा है, आपको पता लगेगा इसके अंदर। देखो भैया, अगर मैं एएफसी कर्व बनाता हूं, ये बनाया डाउनवर्ड स्लोपिंग, और एएफसी कर्व के ऊपर एक पॉइंट मान लो मैंने बना दिया, कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट है मान लो, इस पॉइंट को सामने टक्कर मारो और यहां टक्कर मारो, तो एक मेरे पास ये बॉक्स बना रेक्टेंगल। एक बार और एक पॉइंट ये पकड़ लो, यहां और यहां टक्कर मारो, एक रेक्टेंगल बनेगा। अच्छा जी सर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत सारे रेक्टेंगल बना के दिखाऊंगा। यहां से मारो, एक रेक्टेंगल और बनेगा, बॉक्स बनेगा। आप एएफसी कर्व पे जितने मर्जी पॉइंट मार्क कर लो, मान लो एक यहां कर लिया, रेक्टेंगल बन रहे हैं ना। हां, एएफसी कर्व की खास बात होती है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट से रेक्टेंगल बनाओगे, चाहे गुलाबी, लाल, संतरी, आसमानी, सभी रेक्टेंगल का एरिया अगर मैथ में जाके कैलकुलेट करोगे तो बराबर आएगा। यानी एएफसी कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट से जो रेक्टेंगल बन रहा होगा, सबका एरिया एक दूसरे के बराबर आएगा। और ऐसा जिस कर्व में होता है उस कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपसे पेपर में कभी नहीं पूछेगा कि भाई साहब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है, लेकिन आपसे यह पूछेगा कि एएफसी कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। हां, मैथ में है वैसे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो मैं बता देता हूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उस कर्व को बोलते हैं जिस कर्व के पॉइंट से जो भी रेक्टेंगल बनाए जाते हैं, सभी रेक्टेंगल का एरिया एक दूसरे के बराबर आए। जब डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, तब डिमांड कर्व भी ऐसा होता है। आपके कोर्स में दो ही कर्व हैं, एक डिमांड कर्व जब इलास्टिसिटी 1 है सिर्फ तब, और एक एएफसी कर्व हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दो ही केस ऐसे हैं, बस इस बात को ध्यान रखना भाई। बीच बीच के अंदर थोड़ी नॉलेज गेन करते रहना, बढ़िया लेवल की, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, आओ जी आओ जी आओ जी। हाँ जी सर, ये तो एएफसी हो गया, आप तो यहां थे भाई साहब, एएफसी बढ़ा दिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। ये एसी और एवीसी की बात करो। देखो दोस्तों, दिस इज द वन शॉट रिवीजन। तो यहां पर मैं आपको टोटल कॉस्ट बता चुका हूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बता चुका हूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बता चुका हूं, ये तीनों टी फैमिली। फिर एवरेज कॉस्ट बता चुका हूं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बता चुका हूं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बता चुका हूं, ये तीनों ए फैमिली। अब मार्जिनल कॉस्ट बताऊंगा। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी यू शेप्ड होता है। तुम कहोगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, ये कितने यू शेप्ड कर्व है। इनकी क्लैरिटी देता हूं आपको। पहले तो ये समझना भाई, ये एमसी कर्व, ये एसी कर्व, ये एवीसी कर्व, सारे यू शेप्ड है। क्या चक्कर है बाबू भैया? चक्कर ये है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला ध्यान दो। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एएफसी प्लस एवीसी। अरे कहां से आवाज आ रही है? एक मिनट रुकना। हाँ जी, आप देखो, मान लो ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 10 है, तो एसी कितना होगा? 15। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, इसमें और इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? इन दोनों में बड़ी वैल्यू होगी एवरेज कॉस्ट। तो बस ये और ये दिखते एक जैसे हैं, लेकिन जब दोनों को एक साथ बनाएंगे तो ऊपर बनेगा एवरेज कॉस्ट, नीचे बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो कर्व ऊपर बन रहा है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, तो ज्यादा वैल्यू इसकी होती है क्योंकि दो चीजों को प्लस करके आ रहा है। अभी एमसी को लाऊंगा बीच में, रुक जाओ, इन दोनों की शेप को देख लेते हैं पहले। ठीक है जी, तो चलो जी, एसी और एवीसी के बीच में जो चक्कर है, ये मान लो मैंने बना दिया एसी, अब बनाऊंगा एवीसी। इनके बीच का चक्कर आपको समझाता हूं दोस्तों। पहले तो एक फॉर्मूला देखो, एसी इज इक्वल टू
AFC प्लस AVC, राइट। मैं यहां AFC अलग करूंगा। AFC क्या हुआ? AC माइनस AVC। इधर से एक चीज समझना, AC और AVC के बीच का डिफरेंस AFC कहलाता है। मैथ ने बोला डिफरेंस बिटवीन AC एंड AVC इज कॉल्ड AFC। क्या यह बात डायग्राम में लागू होती है? होती है। AC और AVC के बीच का जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस AFC है। कैसे? देखो यार, देखो जरा ढंग से। AFC की खास बात होती है, AFC धीरे धीरे गिरता रहता है। हाँ भैया, होता है। तो अब यहां पर भी एक खास बात है, जो AC और AVC के बीच का डिफरेंस है, ये धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब कम हो रहा है। देखो गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट। और ये कभी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि अगर मान लो इन दोनों ने एक दूसरे को टच कर दिया तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। जब दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं या काटते हैं तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। और मान लो भैया AC भी 10 और AVC भी 10, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो 10 माइनस 10 जीरो आंसर आ जाएगा AFC का। और AFC कभी जीरो हो नहीं सकता, ये टच ही नहीं करता एक्स एक्सिस को। समझे इस बात को? तो मैं कितनी बातें बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन AC एंड AVC ऑलवेज फॉल्स। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होता रहेगा बिकॉज ऑफ AFC, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस AFC होता है। ये दोनों कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ AFC, क्योंकि AFC कभी जीरो नहीं होता। अगर ये टच कर गए तो उसका मतलब जीरो हो गया। आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, AC और AVC एक दूसरे को कभी मीट कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, बिकॉज ऑफ AFC। इतना लिख देना, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, टीचर समझ जाएगा। अच्छा, ऐसी ऐसी बात कर रहे हो सर? हाँ, बस आपको आगाह कर रहा हूं। कोई बच्चा पेपर के अंदर AC को ऐसे और AVC को ऐसे मत बना के आ जाना, क्योंकि दोस्त यहां पता ही नहीं लग रहा इन दोनों का डिफरेंस के बारे में। जैसा इधर पता लग रहा था ना, ऐसा यहां पता नहीं लग रहा। ऐसे मत बना देना, पहले बनाना AC फिर AVC, इस तरीके से कि डिफरेंस कम हो थोड़ा। और अच्छा, ये बना के छोड़ देना, बेशक इतनी माफी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, कलाकारी से बनाना है। अब भाई जरा ध्यान से सुनो। एक मार्जिनल कॉस्ट नाम की चिड़िया है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले कर्व करा दूं, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ये यू शेप्ड कर्व होता है। हाँ जी, ये यू शेप्ड होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो भैया अगर इसको AC के साथ बनाऊं और AVC के साथ बनाऊं तो ये ऐसा बनता है। MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटेगा, और ढंग से काट देते हैं मिनिमम पॉइंट पे, ये लो जी। और MC AVC को भी उसके मिनिमम पॉइंट पे काटेगा। जी हां, मैं हूं खलनायक, ये है खलनायक। अगर तुम ये सोच रहे हो कि पहले AC बना लेते हैं फिर AVC बना लेते हैं, अब बताओ MC कैसे बनेगा? MC तो खलनायक है, ये फिर से इन दोनों को मिनिमम पॉइंट पे कट कर देगा। आप ऐसा मत बना देना MC को, टीचर नाराज हो जाएगा। ये ऐसा यू शेप होता है, ऐसा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये डायग्राम बनाने की ट्रिक समझा रहा हूं। तो MC कर्व कट AC एंड AVC एट देयर मिनिमम पॉइंट। MC कर्व इन दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पे काटता है, लेकिन फिर भी 3-3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, MC और AC में रिलेशन समझाओ। MC और AC में तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं रिलेशन भी आप लोगों के लिए मस्त बना के लाया हूं। क्या सिखा रहा हूं? MC और एवरेज कॉस्ट में रिलेशन। तो जब भी आप बनाओगे तो ऐसे करना, पहले सबसे पहले AC कर्व, फिर सफेद रंग का MC कर्व बना देंगे भैया, मिनिमम पॉइंट से काटता हुआ। डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना आज। तो पहला रिलेशन ये है कि MC कर्व AC कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। तो बोलते हैं MC कर्व कट्स AC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। पहला रिलेशन ये है। इस रिलेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन MC इज इक्वल टू AC, AC इज मिनिमम। AC मिनिमम है। दोनों में से कोई भी एक लाइन लिखना, दोनों मत लिखना, ज्यादा होशियारगिरी मत दिखाना। कुछ लौंडे ऐसे होते हैं, उनको 2 लाइन आ गई, वो दोनों लिख देते हैं पेपर में। अरे एक का ही नंबर मिलेगा भाई, इतनी उस्तादगिरी मत दिखाओ। ओके, आगे आओ। व्हेन MC इज मोर देन और लेस देन, ये क्या है ये समझाऊंगा। रिलेशन में लिखना पड़ता है भाई।
जब भी तुम एमसी और एसी के बीच का रिश्ता करोगे तो एसी कर्व के दो टुकड़े कर लो। कैसे कैसे कैसे? देखो इस पॉइंट से पहले एसी गिर रहा है, फिर एसी बढ़ रहा है। जी हां, यही टुकड़े करने हैं, मैं कर भी देता हूं आपके लिए। एसी गिर रहा है और फिर एसी बढ़ रहा है। बस अब देखिए, जब एसी गिर रहा है तो ये एमसी यानी सफेद रंग पीले से ऊपर है या नीचे है? नीचे है। तो एमसी नीचे है मतलब छोटा है, एसी ऊपर है मतलब बड़ा है। तो इस पॉइंट से इधर देखो तो एमसी नीचे, जिसकी तरफ दोनों मुंह खुले होते हैं वो बड़ा होता है, एसी ऊपर। तो हम बोल सकते हैं जब एमसी छोटा और एसी बड़ा होता है तो एसी गिर रहा होता है। ये रिलेशन है। तो मैं लिखूं, जब एमसी इज लेस देन एसी होता है तो एसी गिर रहा होता है, एसी फॉल्स। चलो जी, ये रिलेशन। अच्छा जी, इस पॉइंट के इधर आओ, पीला रंग नीचे है, सफेद रंग ऊपर है, तो इधर बोल दो एमसी इज मोर देन एसी। जब एमसी इज मोर देन एसी होता है तो एसी बढ़ रहा होता है। तो लिखेंगे व्हेन एमसी इज मोर देन एसी तो एसी राइजेस। ये तीन रिलेशनशिप बनते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए एमसी और एवीसी में रिलेशन, देखो जी, अगर क्वेश्चन एमसी और एवीसी में रिलेशन का आता तो भी भाई बिल्कुल ऐसा ही बनता। पहले एवीसी कर्व बना दो, एमसी कर्व को कटवा दो, तो पहला पॉइंट यही बनेगा, एमसी कर्व कट्स एवीसी कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ये लैंग्वेज लिख लो या ये लिख दो, एमसी इज इक्वल टू एवीसी वेयर एवीसी इज मिनिमम, राइट। बस जहां जहां एसी लिखा था, जहां जहां एसी था वहां वहां एवीसी लिख दो, सेम रिलेशन कॉपी होगा। चलो जी, एवीसी गिर रहा है जब एमसी नीचे है तो लिखेंगे व्हेन एमसी इज लेस देन एवीसी, व्हेन एमसी इज लेस देन एवीसी एवीसी फॉल्स, राइट। और इधर व्हेन एमसी इज मोर देन एवीसी एवीसी राइज, व्हेन एमसी इज मोर देन एवीसी एवीसी राइज, राइज लिख देना। बस दिस इज द रिलेशनशिप। बहुत आसान समझोगे दोस्त। हाँ जी भैया, यहां से तीन डायग्राम दिमाग में चला लेना, बहुत बार पेपर में आते हैं। पेपर में बोलेगा टीएफसी, टीवीसी और टीसी, इन दोनों को सिंगल डायग्राम में बनाओ, तो ऐसे बनेंगे। इन तीनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है, टीसी इज द सम टोटल ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी, ये रिलेशन है। टीसी इन दोनों का टोटल है। अगर पेपर में आ जाए कि एसी, एवीसी और एमसी को बनाओ एक डायग्राम में, तो यह भी बन जाएगा। इन तीनों में क्या रिलेशन है? एमसी कर्व कट्स बोथ एसी एंड एवीसी एट देयर मिनिमम पॉइंट, राइट। हां, और भाई यह भी आ सकता है एसी, एवीसी और एएफसी। एएफसी कहां बनाऊं? यहां बना लो भैया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। बस अगर किसी का मन करे कि मुझे एएफसी यहां बनाना है, यहां भी बना सकता था भाई, बहुत सारी बुक में अलग अलग तरीके से बना रखा है। इसको तुम जहां मर्जी बना लो, बस गिरता हुआ होना चाहिए और एसी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि होते ये दोनों वैल्यू एसी से छोटी है। ये काफी बार पेपर में आए हुए हैं कि इन तीनों को ऐसे ऐसे करके बनाओ, राइट। इन तीनों में रिलेशन क्या है? एसी इज द सम टोटल ऑफ एएफसी एंड एवीसी। ये लाइन भी बोल के बता रहा हूं, आप कॉपी में प्लीज लिख लेना अपनी, ठीक है जी। अच्छा 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 सर, सारे रिलेशन खत्म हो गए? नहीं, एक और बचा हुआ है, ये तुम्हारे लिए दे रहा हूं भाई मैं। ए देखो कितनी सीरियस लेवल की पढ़ाई करा रहा हूं, मजाक कर ही नहीं रहा। जो मेरी आदत है वो कर ही नहीं रहा, नहीं। हाँ लो जी मित्रों, अगर मैं टीवीसी कर्व बना दूं यहां पर, तो इससे मैं एमसी कर्व बना सकता हूं। कैसे? एमसी कर्व का यहां भी कोई रिश्ता होता है क्या? जी हां, देखो जी, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वो पॉइंट है जहां पर टीवीसी ने डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टॉप किया, इसके बाद टीवीसी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट को मार्क कर लो बस, एमसी यहां मिनिमम होता है। तो टीवीसी और एमसी में रिलेशन है पहला, व्हेन एमसी फॉल्स टीवीसी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, व्हेन एमसी इज मिनिमम टीवीसी इज कांस्टेंट, व्हेन एमसी राइजेस टीवीसी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये तीन रिलेशन है। उम्मीद करता हूं जो बच्चा प्यार करता होगा कॉपी में जरूर लिख देगा, ठीक है जी। हां भैया, अगर कोई पूछ ले भैया टीसी कर्व ऐसा होता है, टीसी और एमसी का भी कुछ रिश्ता होता है क्या? हां भाई, सेम रिश्ता होता है, सेम बिल्कुल। क्यों? ये हमारा टीवीसी भी तो ऐसा ही होता है, हमने रिश्ता यहां से चेक कर लिया था, कोई नहीं,
तो दोनों में रिश्ता ऐसा ही होता है। अब फॉर्मूला शीट कराता हूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे। पहला, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहां से पहला फॉर्मूला टोटल कॉस्ट को निकालने का। दूसरा फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे ना, तो भाई मुश्किल में एमसी को प्लस कर देना। कराऊंगा क्वेश्चन कराऊंगा। टीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक तो टीसी माइनस टीवीसी, दूसरा होता है एएफसी मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। बस टीवीसी का फॉर्मूला टीसी माइनस टीएफसी, एवीसी मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट और समीशन एमसी। भाई ये फॉर्मूला दो जगह सेम क्यों लिखा? ये फॉर्मूला लॉन्ग रन में सही होता है, जो कि हमारे कोर्स में है नहीं। ये फॉर्मूला शॉर्ट रन में सही होता है, तो इसलिए हम एमसी को जब जब प्लस करके वैल्यू निकालते हैं तो टीवीसी की वैल्यू आती है हमेशा, राइट। शॉर्ट रन नहीं पढ़ रहे हम, राइट। हाँ जी, आगे टी फैमिली के 3 फॉर्मूले हो गए। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट एक ही बात होती है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। एक और होता है एएफसी प्लस एवीसी। चलो जी, फिर एएफसी का फॉर्मूला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट। एक और होता है एसी माइनस एवीसी। फिर एवीसी का फॉर्मूला टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। फिर एक और होता है एसी माइनस एएफसी। ये हो गई ए फैमिली। 3 आइटम उधर, 3 आइटम इधर। अब 7वें नंबर का मार्जिनल कॉस्ट पढ़ना है। मार्जिनल कॉस्ट टीवीसी की 2 वैल्यू का डिफरेंस होता है, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू। किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, टीसी से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्त टीसी से इसको लॉन्ग रन में निकाल सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को अवॉइड ही कीजिएगा, हम इनको यूज करेंगे। सर क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन करा देता हूं राजे। क्वेश्चन कराने के लिए तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है, जब आउटपुट मेरा 0 होगा तो वहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। 0 आउटपुट पर तुमने रॉ मटेरियल खरीदा ही नहीं भैया, तभी तो आपका आउटपुट 0 है। तो 0 आउटपुट पे जो भी कॉस्ट होती है वो सारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया, ये राजी भैया। इस क्वेश्चन में आउटपुट और टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, तो आउटपुट को 0 से लेकर 6 तक लिखा है। 0 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर टोटल कॉस्ट लिखी हुई है, टोटल कॉस्ट 10 30 45, 10 30 45 55 70 90 120। और इस क्वेश्चन की लाइन भी पढ़नी है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मतलब टीएफसी कितनी होगी। हम एक बात जानते हैं, जब आउटपुट 0 होता है तो जितना भी खर्चा होता है वो सारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। मान लो, देखो जी, टोटल कॉस्ट क्या होता है? टीएफसी प्लस टीवीसी। मान लो आउटपुट 0 है, ये तो 0 हो गया। टीएफसी मान लो 10 है, तो 10 प्लस 0 टोटल कॉस्ट 10। तो ये थ्योरी वाला पॉइंट है जो न्यूमेरिकल में अप्लाई करूंगा। ट्रिक है यहां पर, जब जब आपका आउटपुट 0 मिलेगा तो आपको पता होना चाहिए टीवीसी यहां 0 होगी, और टीएफसी कैलकुलेट करोगे तो टीएफसी क्या होगा? टीसी माइनस टीवीसी, वो 10 आएगा। कहने का मतलब यह कि 0 आउटपुट पर टीसी और टीएफसी बराबर होते हैं, क्योंकि टीवीसी 0 है, राइट। अब निकाल लो। एक बार तुम्हें पता लग गया टीएफसी 10 है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना टीएफसी हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, तो इसको हमेशा ही कांस्टेंट रखो। हमेशा सेम वैल्यू रिपीट कर दो, आपको बस एक बार पता होना चाहिए। कर दिया जी। फिर आगे बोला है टीवीसी निकालो, टीएफसी, एवीसी, सब कुछ निकालो। एसएसी मिले, क्या है मतलब इसका? एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट, एस का मतलब शॉर्ट रन, ऐसे लगा देता है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एसी निकालना है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एमसी निकालना है। तो टीवीसी आ जाएगा, टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफसी। ये फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन से वाला? टीसी माइनस टीएफसी, ये वाला फॉर्मूला, राइट। 30 माइनस 10, टीसी माइनस टीएफसी, 30 माइनस 10 20, 45 माइनस 10 35, 55 माइनस 10 45, 70 माइनस 10 60, 90 माइनस 10 80, 120 माइनस 10 110। हो गया काम। अब क्या निकालना है भैया? एवीसी। एवीसी निकल जाएगा टीवीसी अपॉन आउटपुट। टीवीसी ये रहा, आउटपुट ये रहा। 0 अपॉन 0 डैश 20 बटा 1 20, 35 बटा 2 17.5, यानी पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, ठीक है जी। और 45 बटा 3 15 होता है, 60 बटा 4 भी 15 होता है,
80/5 16 होता है, 110/6 आप निकाल लोगे, वैल्यू आ जाएगी, राइट। मतलब अब तो समझदार हो। फिर क्या निकालना है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकलेगी टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट ये रही 10/0 नॉट डिफाइन, 30/1 30, 45/2 22.5। इसके बाद डिवाइड करना है, आप निकाल लोगे। मार्जिनल कॉस्ट पे आ जाओ। मार्जिनल कॉस्ट हम हमेशा टीवीसी से निकालेंगे, हमारे कोर्स में शॉर्ट रन ही होता है। जब 0 आउटपुट होता है तब एमसी हमेशा डैश आएगी, इस बात को ध्यान रखना। जब 1 आउटपुट होता है तो निकालते हैं, देखो जी 20 में से 0 माइनस करो 20। आप सोचो ये एफ निकाल रहे हो और ये आपको सी एफ गिवन है, करते थे ना स्टैट्स में मीडियन में, वैसे वाला ही, राइट। तो ये 20 आ गया। 35 माइनस 20 15, 45 माइनस 35 10, 60 माइनस 45 15, 80 माइनस 60 20, 110 माइनस 80 110 माइनस 80 30। यहां तो पूछा नहीं है, आप एएफसी भी निकाल सकते थे, वो टीएफसी अपॉन क्यू हो जाता है। ये सब निकालने सिखा दिए मैंने आपको। लेकिन बंदा बोलेगा सर एक बार अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया खतरे वाला तो क्या करेंगे? मतलब कैसा क्वेश्चन खतरे वाला भाई? ये रहा, यहां पर आपको एसएमसी गिवन है और आउटपुट। एसएमसी मतलब मान लो एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। एसएमसी मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, राइट। अच्छा ये गिवन है, क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? क्या एमसी को प्लस कर करके तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो टीवीसी आएगी, राइट। हाँ ठीक है जी। तो टीवीसी निकालो, एमसी को प्लस कर करके, स्टार्टिंग में डैश है, 0 आउटपुट पे 0 ही होती है। 0 और 500 500, 500 और 300 800, 800 और 200 1000, 1000 और 300 1300, 1300 और 500 1800, 1800 और 800 2600। चलो जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म इज 100, टीएफसी इज 100। एक बार पता लग गया 100 है, ये हमेशा 100 होगी। तो इससे आपको एक बात पता चलती है, जब भी पेपर में टेबल वाला क्वेश्चन आए तो ऊपर की लाइन जरूर पढ़नी है। यहां तो कुछ पूछा नहीं है, यहां तो ऐसी टेबल दी हुई थी, आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा जी भाई साहब, टीसी निकाल दोगे इन दोनों को प्लस करके, टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करोगे एवीसी आ जाएगा, टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड करोगे एएफसी आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके निकालना है, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट इन दोनों का टोटल होता है। और आप एवरेज कॉस्ट को टीसी अपॉन आउटपुट करके भी निकाल सकते थे, जैसे तुम्हारा फॉर्मूला सेट बैठ रहा है वैसे निकाल दो, हर फॉर्मूले से आंसर सही आएगा आपका। इतनी बात ध्यान रखना, एक जनरल कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई है यहां पर, राइट। चलो जी, इतनी सारी बातें होगी सर। तो पेपर में ये क्वेश्चन आया है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ गुड क्या होती है? भाई साहब जितनी भी पर यूनिट कॉस्ट है, पर यूनिट का मतलब होता है टोटल को आउटपुट से डिवाइड करना। तो टोटल को आउटपुट से डिवाइड करने से एवरेज कॉस्ट आई है। एवरेज फिक्स कॉस्ट भी टोटल को ही आउटपुट से डिवाइड करने से आई है। तो जितनी भी एवरेज लेवल की कॉस्ट हमारे पास आती है वो पर यूनिट कॉस्ट होती है। मैं बोलूं पर यूनिट कॉस्ट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड एएफसी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड एवीसी। ये आसान आसान डेफिनेशन बन जाती है, लेकिन तुम भी जानते हो कि दिस इज द वन शॉट एज यू गाइज नोस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। लो जी, ये क्वेश्चन पूछ लिया, ऑल कर्व्स एक्सेप्ट डैश आर यू शेप्ड कर्व। कहते भैया सारे कर्व यू शेप होते हैं, बताओ कौन सा नहीं होता? एक्सेप्शन बोला ना, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट किसको छोड़कर कर्व यू शेप नहीं होते? पढ़ो जरा, तुम्हारे सामने लिखा हुआ फटाक से, कम ऑन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 सेकंड के अंदर ही मैं इसका आंसर बताता हूं आप लोगों को, टेंशन मत लो। तो इसका सही आंसर है राज्य एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एएफसी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करता ना वो वाई एक्सिस को टच करता, तो ये यू शेप्ड नहीं होता। बाकी ये तीनों कातिया यू शेप्ड होते हैं, आप लोग जानते हो। अच्छा जी, इसके बाद क्या कराने वाले हो सर? भाई साहब कॉस्ट को और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इंप्लिसिट कॉस्ट। तो अब उसका नंबर आ गया, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी उठ के आ सकता है। तो नॉर्मली सुनो मेरी बात, जब मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, उस बिजनेस में बहुत सारे खर्चे भी करूंगा, रेंट भी दूंगा, लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी दूंगा, लेबर की सैलरी भी दूंगा, है ना, और बहुत सारे खर्चे मुझे करने पड़ सकते हैं। जितने भी मैं खर्चे करता हूं, अपने खर्चों की लिस्ट बनाता हूं और उसको रिकॉर्ड करता हूं। कहां रिकॉर्ड करता हूं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अकाउंट्स में एक फर्म अपने सभी खर्चों को रिकॉर्ड करती है। दोस्तों जितने भी खर्चे अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो पाते हैं उन सभी खर्चों को बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाते, इवन अकाउंट्स की बुक में उन खर्चों का जिक्र किया ही नहीं जाता, उन खर्चों को बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। ढंग से समझाता हूं,
ढंग से समझते हैं दोस्तों। मैंने बोला भाई साहब मैंने एक फैक्ट्री खोली है जहां पर 10 रुपए का रेंट दिया, 10 रुपए का इंटरेस्ट दिया, ये मेरी कॉस्ट है। तो भैया इन खर्चों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, तो इन खर्चों को बोल दूंगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट, एक ही बात है। इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन तुम इतना ही बोल दो काफी है। अब मैंने अपने बिजनेस में अपने घर से एक सोफा सेट लगा दिया, फर्नीचर लगा दिया। मैं कौन हूं? ऑनर। ऑनर जब अपने घर से कुछ भी सामान बिजनेस में लगाए और उस सामान की वैल्यू को अकाउंट्स में रिकॉर्ड ना करे, तो वैल्यू तो होती होगी कुछ, तो घर से लगाए गए सामान की वैल्यू को बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस में एम्प्लॉय रखे, उसकी आप सैलरी दे रहे हो, ये सैलरी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, ऑब्वियसली एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन खुद की सैलरी, अरे ऑनर की खुद की सैलरी, ये रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये लोगे ही नहीं, तो इसको बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, खुद की सैलरी कितनी? एक्चुअल नहीं है, अंदाजा लगता है इसका। तो भाई ऐसे बोलते थे बात करते करते यार दोस्तों से, भाई ये तो मैंने अपना बिजनेस खोल रखा है, वरना अगर मैं पीडब्ल्यू पे जॉब करता ना 10,000 रुपए की सैलरी होती मेरी। हाँ, तो 10,000 रुपए की सैलरी का एस्टिमेशन लगाया है। एस्टिमेशन मतलब अंदाजा, अंदाजे को हम बोल देते हैं इंप्यूटेड। तो कुछ भी हो भाई साहब, अपने बिजनेस के अंदर मैं घर से 5 करोड़ का मैं फर्नीचर ले गया था। अंदाजा है उस फर्नीचर की वैल्यू का, क्योंकि पहले घर में यूज हो रहा था, अब तो पता नहीं कितने रुपए की वैल्यू बची होगी, आइडिया से बोल दिया। तो ऑनर जो जो चीजें अपने घर से ले जाता है अपने बिजनेस में, उसकी एक अंदाजा वाली वैल्यू होती है, उसको कभी भी अकाउंट्स में नहीं पढ़ते ना अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते, उसको ऐसे ही इकोनॉमिक्स में कंसीडर कर लेते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल सी नोटी सी बात समझो मेरी, मैंने यहां लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट कॉस्ट राज्य, समझ रहे हो? एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये लो जी सुंदर सा, इट इज एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म ऑन हायरिंग ऑफ इनपुट। इनपुट को जब तुम हायर करते हो, हायर करने का मतलब परचेस, रॉ मटेरियल खरीद दो, कुछ भी खरीद दो, पेमेंट करोगे, बिल्कुल। और ये पेमेंट मेड टू आउटसाइडर होती है, फर्म से बाहर के लोगों को तुम दे रहे हो, अपने बाहर से लोगों को रेंट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक को, एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हो, ये सारे खर्चों को ही तो कॉस्ट बोलते हैं। तो जो भी तुम कॉस्ट पढ़ रहे थे इससे पहले, मान के चलो कि वो सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी, और इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन इसके अलावा एक होती है इंप्लिसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? इंप्लिसिट कॉस्ट। इंप्लिसिट कॉस्ट के बारे में देखो, इट इज एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब इंप्यूटेड, यानी आइडिया, यानी अंदाजा। एक आइडिया लगाई गई मनी एक्सपेंडिचर की वैल्यू है, जो कि ऑनर के सेल्फ सप्लाइड रिसोर्सेज की होती है। ऑनर ने खुद रिसोर्स सप्लाई की है, जैसे कि खुद जॉब करने लग गया हो तो खुद की सैलरी, बाहर से बैंक से लोन ना लिया हो, खुद की सेविंग इन्वेस्ट कर दी, तो बोलता है मैं सेविंग पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, समझ रहे हो? वो वैल्यू। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि एक्चुअल खर्चा होता ही नहीं, अंदाजा होता है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। अब ढंग से समझो, मैंने बिजनेस खोला और उस बिजनेस को खोलने पर मैंने जो बिल्डिंग किराए पर लिया उसका रेंट दे रहा हूं, रेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, नॉर्मली होता भी है। तो रेंट मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन वो बिजनेस मैंने अपने घर में खोल लिया, तो मैं अपने आप को रेंट नहीं दे रहा, उस रेंट को बोलूंगा इंप्यूटेड रेंट। तो जिससे भी पहले इंप्यूटेड वर्ड लग जाए वो इंप्लिसिट कॉस्ट बन जाएगी। जैसे कि रेंट एक्सप्लिसिट है, इंप्यूटेड रेंट इंप्लिसिट है। मैं लेबर को सैलरी दे रहा हूं एम्प्लॉइज को, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इंप्यूटेड सैलरी मतलब मेरी सैलरी, जो मैं सिर्फ आइडिया लगा रहा हूं इतनी होगी, लेकिन दे नहीं रहा। हाँ, जो मैं बैंक को इंटरेस्ट दे रहा हूं वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन मैंने खुद का पैसा बिजनेस में लगा रखा है, उसका सिर्फ आइडिया लगा रहा हूं, अरे यार इतना पैसा, हाँ, तो इसको इंप्यूटेड इंटरेस्ट बोलते हैं। एक तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मैं एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा होता हूं। ये कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं होती, अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। इको में लेकिन ध्यान रखते हैं दोस्तों, इको में ऐसा बोला जाता है, दम लगा के हईशा पेपर में आ जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। तो आप लिखोगे इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इंप्लिसिट कॉस्ट। अब एक बात ध्यान रखना भाई, ये इंप्लिसिट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, मान लो मैं बोल रहा हूं भाई साहब, अगर मैं अपना बिजनेस नहीं कर रहा होता तो पीडब्ल्यू में 10,000 रुपए कमा रहा होता। ये 10,000 रुपए आइडिया है एक, इस आइडिया के अंदर चालाकी से थोड़ा सा प्रॉफिट भी इंक्लूड कर देते हैं, तो बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड मिनिमम लेवल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट।
मान लो तुम किसी को बोल रहे हो भाई साहब 10,000 रुपए की मेरी इंप्लिसिट कॉस्ट है, 25,000 रुपए की मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, तो इको बोलती है 35,000 रुपए हो गए टोटल कॉस्ट के, इसको और इसको। अकाउंट्स बोलोगी इसको, तो इको बोलेगी जब तुम्हें सामान बेचने के बदले 35,000 मिल जाए, भाई 35,000 तो तुमने खर्चा कर दिया, सामान बेचोगे तुम्हें 35,000 मिल गए, तो तुम बोलोगे मेरी तो भाई कॉस्ट कवर हो गई, और इस कॉस्ट के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल गया, क्योंकि इसके अंदर चालाकी से हमने थोड़ा सा प्रॉफिट डाल भी दिया था। देख रहे हो, अकाउंट्स में ऐसी बात नहीं होती। चलो जी, अगला चैप्टर का नाम है रेवेन्यू। रेवेन्यू की बात करते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है, इससे भी तुम्हारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा। अब भाई साहब रेवेन्यू को मैं बोल सकता हूं सेल्स, तब अच्छे शब्दों में समझ में आएगा। देखो जरा ध्यान से, मैं अपना सामान बेचने के बदले कुछ ना कुछ अमाउंट कंज्यूमर से रिसीव करता हूं, तो जो भी पैसा सामान बेचने के बदले में एक प्रोड्यूसर को मिलता है उस पैसे को बोलते हैं रेवेन्यू। जब तुम रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ोगे तो सोचना तुम कुछ बेच रहे हो, बेचने वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैं प्रिया समोसे वाली की बात करता हूं, मान लो प्रिया समोसे वाली ने अपनी समोसे की दुकान लगाई हुई है और उसने समोसे को बनाने के लिए 600 रुपए खर्च कर दिए। समोसे को बनाने की कॉस्ट कितनी आ गई? 600 रुपए। 600 रुपए के आलू खरीद के लाई, मसाला खरीद के लाई, मैदे का आटा खरीद के लाई, इसने 600 रुपए के समोसे बनाए और मार्केट में 1000 के बेच दिए। कितने के बेच दिए? 1000 के। तो जो ये 1000 है ये तुम्हारी सेल है, इसको रेवेन्यू बोलते हैं। और जितने के तुम समोसे बनाते हो ये तुम्हारी कॉस्ट होती है। समझ में आई बात? हाँ जी, मतलब 1000 की सेल, 600 की कॉस्ट, तो 1000 और 600 का डिफरेंस क्या हो गया? 400। ये जो 400 है दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट को तुम इनकम भी बोल सकते हो। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हाँ भाई, ऐसे भी लिखते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू टीआर मैंने लिख दिया, अब इसका और मतलब आपको बताऊंगा। तो रेवेन्यू की कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप बोल देना रेवेन्यू रेफर्स टू द मनी रिसिप्ट बाय सेलिंग अ कमोडिटी। कमोडिटी सेल करने के बाद जो भी पैसा मिला वो रेवेन्यू है। एक किताब में ऐसा भी लिखा हुआ है, रेवेन्यू इज द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो भी तुमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है मार्केट में, जो भी उसकी वैल्यू है, उतना ही तो तुम्हें सामान मतलब उतना ही तो तुम्हें पैसा मिलेगा सामान बेचने के बदले। ऐसे एक बुक में भी लिखा हुआ, तो उसके हिसाब से भी हमने लैंग्वेज कवर कर ली। कोई तुमसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब तुम रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ोगे तो 3 आइटम पढ़ोगे यहां पर। एक पढ़ोगे एवरेज रेवेन्यू, एक मार्जिनल रेवेन्यू, एक टोटल रेवेन्यू। इनकी अभी फुल फॉर्म भी बताऊंगा। लेकिन जब तुम सामान बेचने वाले बंदे हो तो एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में 2 केस होते हैं। मैंने एक ऐसी कचौड़ी की दुकान देखी है जहां पर वो एक के बाद एक कचौड़ी बेच रहा है और रेट कम नहीं कर रहा। हर एक कचौड़ी की प्लेट 10 रुपए की है। एक प्लेट ले लो 10 रुपए के हिसाब से, 2 प्लेट लोगे तो भी 10 रुपए के हिसाब से देगा। मतलब वो ज्यादा सामान बेचने के लिए पैसा कम नहीं करता। लेकिन हमारे यहां एक केले वाले भैया हैं, वो कहते हैं 1 दर्जन केले लोगे 60 रुपए के दूंगा, 2 दर्जन लोगे तो 50 रुपए दर्जन के हिसाब से लगा दूंगा, 3 दर्जन लोगे तो 45 रुपीज दर्जन के हिसाब से लगा दूंगा। तो जिंदगी में 2 पैंतरे बनते हैं, 2 स्टेज बनती है। एक ऐसी स्टेज है जब तुम ज्यादा सामान बेचते जा रहे हो और रेट कम नहीं कर रहे, और एक ऐसी सिचुएशन जब तुम ज्यादा सामान बेचने के लिए ग्राहक को बोल रहे हो तो ज्यादा खरीदेगा तो मैं रेट कम कर लूंगा। 2 सिचुएशन पढ़नी है दोस्तों। ये 2 सिचुएशन पढ़ते ही इस चैप्टर का चीन टपाक ठम हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हमारा और तुम्हारा मकसद एक है। समझ रहे हो बात को? तो राजे आओ जी, ये क्या बोल दिया सर आपने? मैं भाई साहब आपको 2 बातें बताता हूं। देखो, जिंदगी के 2 केस पहले बताए तो केस 1, ये कचौड़ी वाले का केस है। 1 2 3 4 जितनी मर्जी कचौड़ी की प्लेट बेच ले भाई। कचौड़ी 10 रुपए की एक प्लेट है, 10 रुपए की एक प्लेट, 10 रुपए की एक प्लेट। अब केस 2 देख लो, जब तुम ज्यादा आउटपुट बेच सकते हो बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। यहां पर केले वाले भैया का केस कहता है एक केले का प्राइस 8 रुपए, 2 केले लेगा 7 का 1 दे दूंगा, 3 केले लेगा 6 का, 4 केले लेगा 5 का, 5 केले लेगा 4 का। ऐसे ऐसे प्राइस कम कर देंगे। तो इन दोनों केस के अंदर कुछ बातें समझना। आपको एक बात बताऊंगा। चलो जी, केस 1 पढ़ते हैं पहले, मजा भी आएगा थोड़ा सा पढ़ के। चलो जी, मान लो जी केस 1 की बात कर रहा हूं। यहां लिखी मैंने क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6। कचौड़ी का प्राइस या किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, ये चेंज नहीं कर रहा। बस मेरे को आप ये बता दो कि एक प्लेट कचौड़ी बेचने के बदले दुकानदार को कितने पैसे मिलेंगे। हम बोलेंगे 10 की कचौड़ी है, एक प्लेट बेचेगा तो 10 रुपए मिलेंगे। 2 प्लेट बेचेगा तो 10 से गुणा कर दो 20 मिलेंगे।
3 प्लेट बेचेगा तो 3 को 10 से गुणा कर दो, समझे? 30 मिलेंगे। 4 प्लेट बेचेगा तो 40 मिलेंगे। 5 प्लेट बेचेगा तो 50 मिलेंगे। 6 प्लेट बेचेगा तो 60 मिलेंगे। ये जो तुम वैल्यूज लिखते जा रहे हो ना, ये रेवेन्यू है, इसे बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। हाँ भाई, एक और एग्जांपल देख लो उस्ताद, ये देख लो। मान लो ये क्वांटिटी लिखी है 1 2 3 4 5, ये प्राइस है 10 10 10 10। टोटल रेवेन्यू मैंने कैसे निकाला? प्राइस को आउटपुट से मल्टीप्लाई किया है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी किया है, मेरा टोटल रेवेन्यू की वैल्यू आ रही है 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50। ये मेरा टोटल रेवेन्यू है, समझ रहे हो? चलो जी, अच्छा जी, ये निकालना सिखा दिया आपने सर, ओके रिपोर्ट है। आगे की बात कर लो। हाँ भाई, यहां मैंने बोला ना 3 कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। टोटल रेवेन्यू देख चुके, एमआर और एआर भी देखोगे। अच्छा जी, एआर भी देखेंगे? हाँ भाई हाँ, यही बताता हूं आपको एआर के बारे में। अगर मुझे एवरेज रेवेन्यू निकालना होता, एवरेज का मतलब मीन होता है, मीन। ये किसी को डिवाइड करके आता है ना, मीन पढ़ते थे ना स्टैटिस्टिक्स में, टोटल अपॉन नंबर। तो एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का नंबर। जैसे एवरेज कॉस्ट निकालते थे टीसी अपॉन आउटपुट, ऐसे निकाल लिया एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू अगर आपको निकालना हो तो इस टोटल रेवेन्यू की वैल्यू को आउटपुट से डिवाइड कर दो। हाँ जी, कर देंगे डिवाइड, इसमें कौन सा कुछ नया है? तो कर दिया भाई। देख लो जी कैसे किया, आप देख लो। ये लो जी, टोटल रेवेन्यू की वैल्यू को आउटपुट से डिवाइड करेंगे। 10 को 1 से किया, 10 आया। 20 को 2 से डिवाइड कर दो, 10 आएगा। 30 अपॉन 3 10, 40 अपॉन 4 10, 50 अपॉन 5 10। एआर का फॉर्मूला टीआर अपॉन क्यू होता है, इस बात को ध्यान रखना। और एआर जिंदगी भर प्राइस के बराबर आता है। एआर और प्राइस, इन दोनों की वैल्यू देख लो, ये देख लो, मैच कर लो, हमेशा सेम होगी। कोई पूछेगा एआर की वैल्यू प्राइस के बराबर हमेशा क्यों आती है कातिया? मैं बताऊंगा आंसर क्यों आती है। देखो जी, बहुत प्यारा जवाब है इसके लिए। आप सब जानते हो इस बात को कि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला अभी अभी किया था टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट, ताजा ताजा देसी घी का फॉर्मूला है। हाँ जी भाई साहब, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला शुरू में जब हमने कॉन्सेप्ट सीखा तो प्राइस इनटू आउटपुट था। हाँ जी, तो लिखो ना, टोटल रेवेन्यू की जगह प्राइस इनटू आउटपुट, और ये आउटपुट यहां लिख दो। ठीक है जी, इसको वैसे ही काट दो जैसे उसने तुम्हारा काटा था, सिंपल तरीके से, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी। फिर सब कट गया, बचा कौन? प्राइस। तो यहां लिखा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ऐसा बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। अच्छा जी, ये तो मैं अभी आपको केस 1 पढ़ा रहा हूं, जहां पर ज्यादा सामान बेचने के लिए आपको प्राइस कम नहीं करना पड़ता। अभी केस 2 और बचा है, फिर चैप्टर खत्म। अच्छा, ऐसी बात कर रहे हो? हाँ भैया। तो देखो भैया, एक कॉन्सेप्ट और सीखना है हमने यहां पर। जैसे आपने यहां पर एआर निकाला, हम एमआर भी सीखेंगे। एमआर होता है टोटल रेवेन्यू की दो वैल्यू का डिफरेंस, टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1। एमआर की वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं आपका कॉन्सेप्ट आसान बनाने के लिए। देखना चाहोगे तो देख लो, ये एमआर है, टीआर की सामने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू। 10 में से 0 गए, क्योंकि 1 से पहले 0 होता ना, तो 0 रिसीव होता। 20 में से 10 गए 10, 30 में से 20 गए 10, 40 में से 30 गए 10, 50 में से 40 गए 10। ये वैल्यूज तुम्हारे पास आ रही है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेल सेंस। ओके रिपोर्ट है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एमआर का फॉर्मूला टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1 होता है, लेकिन डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू भी लगता है। ये थोड़ी देर में समझा दूंगा ऐसा कहां लगता है। तो कुल मिला के आप 3 बातें मेरे साथ कर चुके हो कातिया, जो आपको समझाना चाहता हूं इस टेबल के अंदर। देखो जी, केस 1 पढ़ रहे थे हम, व्हेन मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड एट सेम प्राइस। ये केस 1 है। इसको तुम्हारी बुक में परफेक्ट कंपटीशन बोला हुआ है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन वाला वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट वाले चैप्टर में यूज होता है। ये पहले ही बता दिया, तो आप समझो अभी छोटा मोटा। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब कांस्टेंट प्राइस पर ज्यादा सामान बेचना। ये केस 1 है। यहां पर आप देखोगे तो आपने टीआर कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू 10 20 30 40 50 बढ़ रही है। एमआर कैलकुलेट किया, कांस्टेंट है। एआर कैलकुलेट किया, कांस्टेंट है। तो हम ये मानते हैं कि यहां पर टोटल रेवेन्यू की वैल्यू 10 20 30 40 50 एक सेम गैप से बढ़ रही है, 10 10 करके बढ़ रही है। तो जब कोई चीज कांस्टेंट रेट से, सेम गैप से बढ़ती है, तो उसका कर्व ऐसा होता है। तो टोटल रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अपवर्ड स्लोपिंग, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। क्या लिखना? कोई पूछे टीआर कर्व की शेप कैसी होती है परफेक्ट कंपटीशन में, या पूछे टीआर कर्व की शेप कैसी होती है जब आप ज्यादा क्वांटिटी बेचते हो कांस्टेंट प्राइस पर,
या सेम प्राइस पर? आप बोलोगे टीआर कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, राइजिंग एट कांस्टेंट रेट, सेम गैप से राइज होता है। ठीक है जी। एमआर कैसा होता है भाई? वैल्यू निकालिए, हर बार 10 आई है तो हर बार ये 10 ही आई है। एआर कैसा होता है? एआर भी हर बार सेम आया है, 10 आया है। तो देख रहे हो एमआर एआर हमेशा बराबर है। तो एक लॉजिक और पता लगता है भाई, यहां पर एमआर और एआर हमेशा बराबर होते हैं। कोई बंदा पूछेगा यार मतलब एमआर प्राइस के बराबर होता है? नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में दिख रहा है, यहां पर हमेशा बराबर नहीं होता। एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है, याद रखना। मार्जिनल रेवेन्यू तो किस्मत है जो यहां बराबर आ रहा है। लेट मी टेल यू वन कॉन्सेप्ट, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जिंदगी भर बराबर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एमआर और एवरेज रेवेन्यू सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन वाले केस में बराबर होंगे। यहां पर मैंने टीआर को कैलकुलेट किया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, एमआर को कैलकुलेट किया टीआर के दो वैल्यू का डिफरेंस लेके, एआर हो गया टीआर अपॉन क्यू, ये फॉर्मूला लगाए, राइट। ये कर्व बना दिए, एमआर इज इक्वल टू एआर। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है, एमआर एआर के बराबर कब होता है? तब होता है जब परफेक्ट कंपटीशन चल रहा होता है। अच्छा 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 सर, केस नंबर 2 कराओ, केस नंबर 2 कराओ। ये तो केस नंबर 1 कराया आपने, केस नंबर 2 कराओ। हाँ भाई केस नंबर 2 करा देते हैं। केस नंबर 2 दोस्तों यहां बहुत सिंपल दिखाऊंगा, लिखा हुआ है आपके सामने। केस नंबर 2, व्हेन मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड बाय लोअरिंग प्राइस, इसको इंपरफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन, इंपरफेक्ट कंपटीशन जैसे वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट वाले चैप्टर में यूज किए हुए हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर थोड़ा बहुत जिक्र किया हुआ है। इंपरफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिलेंगे, लेकिन आप इसको डिटेल में करना चाहते हो तो कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे लिखो फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉमर्स वाला, तो आपको वन शॉट मिल जाएगा। तारे भाई ने, दोस्त ने रिकॉर्ड कर रखा है, बिल्कुल मस्त फोड़ रखा चैप्टर, समझ रखे हो? खैर वो तो अलग चैप्टर की बात है। मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड बाय लोअरिंग प्राइस का मतलब होता है प्राइस कम कम करके तुम ज्यादा सामान बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा है, अगर आप 1 2 3 4 5 6 आउटपुट बेचना चाहते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेच रहे हो, तो आप प्राइस कम करने के लिए तैयार हो। 8 7 6 5 4, एक 8 का, 2 लोगे तो 7 के हिसाब से, 3 लोगे तो 6 के हिसाब से, 4 लोगे तो 5 के हिसाब से, 5 लोगे तो 4 के हिसाब से, 6 लोगे तो 3 के हिसाब से। ऐसे में मैंने टीआर एमआर एआर कैलकुलेट करके देखा। टीआर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, 8 को 1 से, 7 को 2 से, 6 को 3 से, तो ये सब वैल्यूज आई हैं। और इन सब वैल्यूज में देख रहे हो 8 14 18 20 20 18 ऐसे वैल्यू आई है। इसमें मुझे दिख रहा है कि मेरा टीआर पहले 8 से 14 हुआ तो 6 का अंतर, फिर 14 से 18 हुआ फिर 4 का अंतर, फिर 18 से 20 हुआ तो 2 का अंतर, 20 से 20 हुआ तो 0 का अंतर, और 20 से 18 हुआ तो गिर गया, अंतर नहीं गिर गया, बढ़ा नहीं। तो कहते हैं जब ज्यादा क्वांटिटी बेचनी हो प्राइस कम करके, तो टोटल रेवेन्यू पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ये राजी, पहले ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और फिर ये 20 के बाद जैसे 18 हुआ तो ये गिर भी जाता है। तो इन इंपरफेक्ट कंपटीशन या फिर इन दिस केस टू, इनिशियली टीआर इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन फॉल्स व्हेन यू ट्राई टू इंक्रीज द आउटपुट। जब तुम आउटपुट इंक्रीज करने की कोशिश करते हो ऐसा तब, राइट? कोई बात नहीं। अच्छा जी, एमआर की वैल्यू कैलकुलेट की तो 8 में से 0 गया 8, 14 में से 8 गया 6, 18 में से 14 गया 4, 20 में से 18 गया 2, 20 में से 20 गया 0, 18 में से 20 गया -2। एमआर गिरता आ रहा है और माइनस में भी पहुंच गया, तो मैंने एमआर कर्व ऐसा बना दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग बिल्कुल ही, और ये नेगेटिव भी चला गया, ये नेगेटिव वाला रीजन है उसका। एआर कैसे निकाला? एआर अपने ने निकाला है टीआर को आउटपुट से डिवाइड करके, तो 8/1 8, 14/2 7, 18/3 6। फिर मुझे पता लग गया यार एआर और प्राइस तो सेम बात होती है, तो प्राइस की सारी वैल्यू एआर के बराबर ही लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहां पर भी तो तुम्हें प्राइस कम करना पड़ रहा है ज्यादा सामान बेचने के लिए, तो एआर की वैल्यू भी 8 से लेके 3 तक गिरती गई, एआर भी गिरता जा रहा है, लेकिन एआर क्योंकि प्राइस है तो ये प्राइस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एआर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एआर भी नेगेटिव नहीं होगा, ये यहीं रुक जाएगा, जीरो भी नहीं होगा नेगेटिव भी नहीं होगा। प्राइस कौन जीरो करता है, कौन नेगेटिव करता है, इतनी बात ध्यान रखना। तो इधर अपने को प्राइस यानी एआर और एमआर में एक रिश्ता देखने को मिल रहा है, रिश्ता देखने को मिल रहा है। क्या रिश्ता देखने को मिल रहा है भाई? शुरू में तो दोनों बराबर है, फिर ये 7 है तो ये 6 है, बड़ा कौन है एआर, ये 6 है तो ये 4 है, बड़ा कौन है एआर, यहां एआर लिखा है ना, ये 5 है तो ये 2 है, बड़ा एआर, 4 0 एआर बड़ा, 3 -2 एआर बड़ा। हाँ तो ऐसा बोलते हैं भाई
ए आर बड़ा होता है एम आर से, जिसकी तरफ दोनों मुंह खुले हो वो बड़ा होता है। ए आर इज मोर देन एम आर। क्या ए आर एम आर से हमेशा बड़ा होता है? नको, हमेशा नहीं। कब? सिर्फ इस केस में। क्यों भाई साहब? इससे पहले वाले केस में तो बराबर थे, इससे पहले वाले केस में तो बराबर थे। जब कांस्टेंट प्राइस होता है तो ए आर एम आर के बराबर होगा, लेकिन जब तुम प्राइस कम कर रहे हो माल बेचने के लिए ज्यादा, तो ए आर कर्व तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, एम आर कर्व यहां से बन जाएगा। दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि शुरू में सेम थे, बस इतना मानना। शुरू वाली बात हम करते ही नहीं। तुमसे कोई पूछे कि जब मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड बाय लोअरिंग प्राइस, तब ए आर एम आर में रिलेशन क्या होता है? सीधा बोलेंगे भाई साहब ए आर इज मोर देन एम आर होता है। एक अंदर की बात और कर दूं इस केस 2 के अंदर। लो जी भैया, केस 2 के अंदर अगर देखोगे मेरा टी आर कर्व ऐसा बना है ना, इसके नीचे मैं एम आर सेट कर सकता हूं। जहां टी आर मैक्सिमम है वहां मेरा एम आर 0 है। तो यहां एक रिश्ता निकलता है, अपने कॉपी में लिखना, व्हेन एम आर फॉल्स बट पॉजिटिव है, इतने बात कर रहा हूं, तो टी आर इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से। अच्छा जी, व्हेन एम आर इज 0 टी आर इज मैक्सिमम या कांस्टेंट। अच्छा जी, व्हेन एम आर बिकम्स नेगेटिव, जब एम आर ये पीला हो गया तो टी आर स्टार्ट्स फॉलिंग। ये 3 रिश्ते हैं एम आर टी आर में। ये सिर्फ केस 2 में है, केस 1 में कोई रिश्ता नहीं है। केस 1 में कुछ स्टैब्लिश नहीं हो सकता भाई। केस 1 देखो ना, केस 1 के अंदर थारा टी आर ये रहा, एम आर ये रहा, क्या करोगे? कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो केस 2 का ही रिश्ता देखा जाता है। अब सर एक काम करो, आप डेफिनेशन करा दो, आपने क्या क्या पढ़ाया है। हाँ भाई, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेवेन्यू का मतलब सामान बेच के जो भी पैसा मिला, तो इट रेफर्स टू द मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। आउटपुट या कॉमोडिटी बेच के जो भी पैसा मिला सेल करके, वो सारा पैसा हमारा रेवेन्यू हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। इसमें टी आर, ए आर और एम आर 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और बड़े प्यार से। लेकिन मैं इसका फॉर्मूला कराना चाहूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए आर प्राइस के बराबर होता है, या फिर ए आर को टी आर अपॉन आउटपुट करके निकाल सकते हो। अच्छा, टी आर के 3 फॉर्मूले हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ए आर इंटू क्वांटिटी और समीशन एम आर। हाँ, समीशन एम आर वाला एक्सप्लेन करूं? देखो, कभी तुम्हें आउटपुट गिवन हो 1 2 3 और एम आर की वैल्यूज गिवन हो, तो टी आर को प्लस कर करके निकाल लो। 10 10 और 10 20, 20 और 10 30। तभी तो बोलते हैं टी आर इज समीशन ऑफ एम आर। मान लो कि जैसे कि ये एफ है और ये सी एफ है, स्टैटिस्टिक्स मीडियन में निकालते हैं ना सी एफ, इसको प्लस कर करके। आओ जी, बचा कौन? एम आर। एम आर का फॉर्मूला टी आर एन माइनस टी आर एन। मैंने ऑप्शन तुम्हें पता ही है, लेकिन तुम बोल रहे सर ये डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू कब यूज करते हैं? देखो जी, मान लो आपको क्वांटिटी गिवन है 1 और 2, टी आर की 2 वैल्यू गिवन है, एम आर निकालना है। यहां पर क्या करोगे? सामने वाली वैल्यू माइनस पीछे वाली वैल्यू। 15 में से 10 माइनस कर दो, 5 आ जाएगा। लेकिन कातिया, ये क्वेश्चन अगर तुम्हें ऐसे गिवन होता, चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, आउटपुट 1 से 2 नहीं 3 लिखा हो, टी आर 10 और 15, अब बोल रहा है भाई यहां पर एम आर की वैल्यू निकालो, तो एक नॉर्मल बच्चा बोलता 15 में से 10 माइनस कर दे 5 आएगा। लेकिन दोस्त, जब आउटपुट में गैप होता है ना एक एक का, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक से ज्यादा का गैप है, तब इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते। आप आउटपुट का डिफरेंस निकालो, इसे डेल्टा क्यू बोलते हैं। 3 - 1 2 आएगा, इस 2 से डिवाइड करो, आंसर 2.5 आएगा। दिस विल बी द एम आर। तो डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टी आर तो 5 हो गया, इसको डेल्टा टी आर ही बोलते हैं भाई, 5 हो गया, अपॉन डेल्टा क्यू। नहीं समझ आ रहा? एक और ले लो कनेक्शन। आउटपुट की वैल्यू 10 से 20 लिखी है, टोटल रेवेन्यू की वैल्यू 100 से 110 लिखी है। आपसे एमसीक्यू पूछा है यहां पर एमआर निकालो, तो बच्चा बोलेगा 110 में से 100 माइनस कर दो 10 आ जाएगा। गलत। यह तब सही होता जब यहां 11 लिखा होता। आउटपुट में एक एक का डिफरेंस है, तब तो तुमने सही किया है। लेकिन राजेश सच में यहां पर आउटपुट में डिफरेंस है 10 का। डेल्टा क्यू की वैल्यू है 20 - 10 यानी 10, तो इससे डिवाइड करना होता है इसको, आंसर आपका 1 आना चाहिए। तो 1 विल बी द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है जी सर, आ क्या सकता है पेपर में? यहां से अभी कुछ क्वेश्चन कर लो भैया। एवरेज रेवेन्यू को क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। कहीं है क्वेश्चन? ये राजी क्वेश्चन। अब सुनो इसी बात पे, एआर कर्व को हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। एआर कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व। क्यों? जैसे डिमांड कर्व प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन दिखाता है, ऐसे ही एआर कर्व भी प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन दिखाता है। फॉर एग्जांपल, ये एआर कर्व है, इधर प्राइस लिखो, इधर क्वांटिटी लिखो। डिमांड कर्व भी ऐसा ही होता है।
हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत स्पेशल है एआर कर्व, लेकिन डिमांड कर्व ऐसा तब हो सकता है जब इलास्टिसिटी इन्फिनिटी हो प्राइस की। बस अभी के लिए ये जानो, चैप्टर के लिए जरूरी है, एआर कर्व को हम वो ही बोलते हैं। तो ये भी आ सकता है भाई साहब, एआर कर्व इज सेम एज डिमांड कर्व। आगे बढ़ो, बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसा, कहता है टीआर ऑफ अ फोन इंक्रीज बाय 9000। जब भी बाय लिखा हो ना, सोचो डेल्टा है, डेल्टा टीआर, ध्यान रखना ट्रिक है ये, बाय का मतलब चेंज समझो। डेल्टा टीआर कितना दिया हुआ है? 9000। ठीक है जी। ही सेल इंक्रीज्ड फ्रॉम 50 से 100 यूनिट। सेल आउटपुट की सेल इंक्रीज हो गई 50 से 100, तो 100 माइनस 50 करके 50 डेल्टा क्यू आ गया। एमआर पूछ रहा है भाई साहब, एमआर का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। इन दोनों को डिवाइड कर दो और अभी बताओ, बोलो क्वेश्चन का आंसर कितना होना है। ये तुम कमेंट सेक्शन में लिखोगे और टिक करो भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ो। एक और, टीआर ऑफ अ फर्म इंक्रीज्ड बाय 5500। बाय लिखा है फिर से, तो टीआर हो गया 5500। सेल इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 से 50, डेल्टा क्यू हो गया 25 से 50 मतलब 50 माइनस 25 25। ये लो जी, तो डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू एमआर आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी प्लीज लिख दो। बंदा बोलेगा सर पेपर में क्या आएगा, वो सुन लो, पहले तो रेवेन्यू चैप्टर का बता दूं, फिर कॉस्ट का ही बताऊंगा। इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर से रहता है, नॉर्मली भाई एमआर की कैलकुलेशन जनरली पेपर में आ जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है जी। दूसरा आता है आपसे, एआर एमआर बराबर कहां होते हैं, आप बताओगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। एआर इज मोर देन एमआर कहां होता है, आप बताओगे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। ठीक है जी। तीसरा, मतलब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मत बोलना, या फिर ये बोल देना व्हेन मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड बाय लोवरिंग द प्राइस, ऐसा ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भाई, रिलेशन आ जाता है ये जो मैंने बताया था टीआर और एमआर में, हाँ खतरे से कम नहीं है। अच्छा जी, और क्या आता है? और भाई साहब देखो, सबसे बड़ी बात ये तो हो गया, रेवेन्यू के चैप्टर में तुमने 2 केस पढ़े हैं, है ना। तो जब कांस्टेंट प्राइस पर सामान बेचना पड़े तब एआर एमआर बराबर, जब प्राइस को कम करके सामान बेचना पड़े तो एआर इज मोर देन एमआर। लेकिन कभी कभी पेपर में लिखा होता है ना तो ये ना तो ये, सीधा बोलता है, इसको मैं जनरल केस बोलता हूं। जनरल केस, अगर आपको पेपर में गिवन है कि कांस्टेंट प्राइस पर एआर एमआर का रिश्ता बताओ तो ये, अगर आपको पेपर में गिवन है कि प्राइस लो करके एआर एमआर का रिश्ता बताओ तो ये, अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है, सीधा पूछ रहा है एआर एमआर का रिलेशन बताओ, तो भाई सब बदल जाएगा। जैसे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने एपी कर्व किया था ऐसा, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने एमपी कर्व किया था ऐसा, तो बस ध्यान रखना, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहले ऐसे टीआर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज किया था, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज किया था, फिर इसको फॉल करा दिया था, किया था ना ऐसा, टीपी, है ना। बस अगर आपको कोई केस मेंशन नहीं है रेवेन्यू वाले चैप्टर में, तो रेवेन्यू कर्व सारे ऐसे हो जाएंगे, एपी कर्व की तरह एआर कर्व, एमपी कर्व की तरह एमआर कर्व, और टीपी कर्व की तरह टीआर कर्व। अगर आपसे पेपर में पूछ ले व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड एआर, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप भैया डायग्राम की रेफरेंस लेना, पहले ऐसे डायग्राम बनाना, ये बनेगा एआर एपी की तरह, और फिर इसके ऊपर से निकाल देना एमआर। तो पहला रिलेशन आप बताना, एमआर कर्व कट्स एआर कर्व एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। दूसरा बताना, जब ये हरा रंग ऊपर है, हरा रंग मतलब एमआर इज मोर देन एआर है, तब ये एआर बढ़ रहा है, लेकिन एआर कम होना शुरू हो गया जब एमआर इज लेस देन एआर है। नहीं समझ आई? मैं लिखता हूं पहला रिलेशन, व्हेन एमआर इज इक्वल टू एआर, एआर इज मैक्सिमम, ये पॉइंट। यहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
MR curve cuts AR curve at its maximum point। चलो जी, अच्छा जी। दूसरा, जब MR AR से बड़ा होता है, ये हरे वाला पोर्शन ऊपर है, सफेद वाला नीचे है, सफेद वाला AR है ना, हरे वाला MR है, तो हम बोल देंगे when MR is more than AR, तो AR rises, आप rises लिख देना इसको, AR rises। तीसरा, when MR is less than AR, जब MR नीचे आ गया, AR उधर है, ऊपर है, तो AR falls। ये 3 रिश्ते हैं दोस्तों, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जब भी 3 नंबर में आए MR AR का रिलेशन, तो ये मत समझना कि हाँ भाई एक आधा पॉइंट लिख के काम चल जाएगा, यही काम करना है। ओके सर, आपने तो आंखें खोल दी। हाँ, आ सकता है भैया। और अगर आपसे पूछ रहा भैया रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड TR बताओ, हाँ, तो भैया ना तो मैंने जो 2 केस बताए हैं उनमें से कुछ भी नहीं बनेगा, बिल्कुल ही प्योर जनरल केस बनेगा। जब आपको कुछ गिवन ही नहीं है तो TR कर्व ऐसा होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोडक्शन फंक्शन की वजह से आप मान के चलो, पहले TR इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है जी, फिर TR डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है जी, फिर TR फॉल भी हो जाएगा, ठीक है जी। MR कर्व कैसा होगा, इसके नीचे देख लो जी, जहां TR मैक्सिमम है MR 0 होगा, यहां पर MR ऐसे बना देना। तो भाई साहब रिलेशनशिप आप अपने ध्यान से सुनना, पहला रिश्ता, जब TR इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है यहां तक, तो यहां तक MR राइज हो रहा है, तो हम इस रिश्ते को लिखते हैं when MR rises, जब MR बढ़ता है तो TR increases at increasing rate। चलो जी, दूसरा रिश्ता बोलो जी, जब MR गिर रहा है लेकिन यहां तक पॉजिटिव है, तब TR डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है जी, तो बोलेंगे when MR falls but पॉजिटिव, तो TR इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है जी। तीसरा रिश्ता बोलो, जब MR 0 है तो TR मैक्सिमम है, when MR is 0 TR is कांस्टेंट भी लिख सकते हो या मैक्सिमम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा भी रिलेशन है क्या, जी हां, जब ये MR नेगेटिव हो गया तो TR गिरना स्टार्ट हो गया, when MR becomes negative TR starts falling। डन। अच्छा जी, हाँ जी, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे थे, तो रेवेन्यू वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप और न्यूमेरिकल, MR TR का रिलेशन और या MR AR का जनरल केस वाला रिलेशन पेपर में आ जाता है, हाँ यही आ जाता है जो एंड में कराया बिना हाथ पैर का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था ज्यादा, ठीक है जी। और फिर आपसे पूछ लेगा कि भैया कॉस्ट वाले चैप्टर में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस, 3 से 4 पॉइंट ध्यान रखना यहां पर। और न्यूमेरिकल तो कुछ भी आ सकता है कैलकुलेट करना, किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी आ सकती है। और रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे MC-AC का रिलेशन, MC-AVC का रिलेशन, या वो कर्व बनाने बोल सकता है, AC, AVC और MC तीनों को एक ही डायग्राम में बनाओ। जैसे मैंने बताया था, इन चीजों को एक बार कॉपी में बना के देख लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, जिस चैप्टर का आपको वन शॉट चाहिए लाइव चैट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ के, बहुत प्यार प्रेम और बॉन्ड बना हुआ है। लव यू ऑल, कीप स्टडिंग, कीप प्रोग्रेसिंग, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चन का आंसर मैंने बोला है कमेंट करने के लिए, आपने कमेंट कर भी दिया होगा। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।